जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। हमारे ये प्रोग्राम सिटी 10 आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं जनाब अली, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज का एक और दिन हमें दिया और आपके सामने हम और आप हमारे सामने मौजूद हैं टेलीविजन स्क्रीन के सामने। और आपका बेहद शुक्र अदा करेंगे कि आपने सिटी 21 में आज का जो शो है, मॉर्निंग शो सिटी 10 यानी 10 बजे ये आता है और इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके लिए तरतीब दिए जाते हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को मुतारिफ़ कराया जाता है और दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में बेताशा मुस्तकबिल मौजूद। और जब मुस्तकबिल तो टैलेंटेड लोग हैं तो इनको मुस्तकबिल स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम जिस हद तक उनको प्रमोट कर सकें। ना सिर्फ हम आपके लिए वक्त निकालते हैं, फिर आज का भाव भी बताएंगे और क्या माल का हाल भी बताएंगे। और न सिर्फ बल्कि फिर डॉक्टर्स भी होंगे, रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट भी होंगे जो मुख्तलिफ ख़बरों पर जो है वो तबसरा करेंगे। सूरह माइदा जो है उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये टोटल जो है 120 आयात पर जो है मुश्तमिल है, जो कि ये मदीना में जो है ये नज़ूल हुआ। इसका इस सूरह का नाम 15वीं रुकू को आयत, इसका तर्जुमा मैं बता दूं कि अल्फाज माइदा से माखूज़ हैं। कुरान की बेशतर सूरतों के नामों की तरह उन नाम को भी सूरत के मौजू से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं, महज दूसरी सूरतों से करने वाली जितनी भी अलामतें हैं उस तौर पर अख्तियारात किया गया है। अब डिपेंड करता है कि इस पर आगे क्या वो मैं बात करूँगा आपसे। शान नज़ूल सूरह आल इमरान, सूरह नज़ा के ज़माने नज़ूल से इस सूरह के नज़ूल तक पहुँचते पहुँचते हालात में बहुत बड़ा तग़य्युर वाक़ हो चुका था। या तो वो वक्त आ गया था कि जंग ओहद के सदमा ने मुसलमानों के लिए मदीने के करीबी माहौल को भी पुरख़तर बना दिया था, या अब ये वक्त आ गया था कि अरब में इस्लाम के नाकाबिले शिकस्त ताकत नज़र आने लगा और इस्लामी रियासत की तरफ नजस तक, दूसरी तरफ हदूद शाम तक, दूसरी तरफ तीसरी तरफ साहिल बहर हमर तक और चौथी तरफ मक्का के करीब तक फैल गई थी। साहब, ओहद में जो ज़ख़म मुसलमानों ने खाए थे वो उनकी हिम्मतें तोड़ने के बजाय उनके अज़म के लिए एक और ताज़ियाना साबित हुआ। वो ज़ख्मी शेर की तरह बिफर कर उठे और 3 साल की मुद्दत में उन्होंने नक्शा ही बदल कर रख दिया। उनकी मुसलसल जद्दोजहद और सरफरोशियों का समरा ये था कि मदीने के चारों तरफ 150-200 मील तक तमाम मुखालिफ कबाइल के ज़ोर टूट गया। मदीने में हर जो यहूदी ख़तरे हर वक्त मंडलाते रहते थे उसका हमेशा के लिए इख्तिताम हुआ, और जहाज़ में दूसरे मकामात पर भी जहाँ जहाँ यहूदी आबाद थे सब मदीने की हुकूमत के बाज गुज़र बन नाकाम हुए। साहब, इसके बाद अहले अरब को इससे अमर में कुछ तक नहीं रहा, कुछ शिकस्त करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद फिर जो जितने उन्होंने कोशिश की फिर वो बात नहीं बन पाई। इस्लाम की ये तहरीक अब किसी के मिटाने तक मिट ना सकी, क्योंकि तहरीक थी और दीन का डमका चमक चुका था। और अब इस्लाम महज एक अक़ीदा व मसलक ही ना था जिसकी हुक्मरानी सिर्फ दिलों और दामागों तक महदूद होकर, बल्कि वो एक रियासत भी बन गया था जिसकी हुक्मरानी अमलन अपने हदूदों में रहने वाले तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी पर मुहित थी। अब मुसलमान इस ताकत के मालिक बन चुके थे कि जिस मसलक पर वो ईमान लाए थे ये बे रोक टोक उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें और उसके सिवा किसी दूसरे अक़ीदे, मसलक या कानून को अपने दायरे हयात में दाखिल अंदाज ना होने दें। फिर इन चंद बरसों में इस्लामी उसूल और नुक्ता नज़र के मुताबिक मुसलमानों की अपनी एक मुस्तकिल तहज़ीब बन चुकी थी, जो ज़िंदगी के तमाम तफसीलात मुसलमान, गैर मुसलमान और मुसलमान बिल्कुल ममीज़ थे। तमाम इस्लामी मक़मूज़ात, तमाम मसाजिद और तमाम बाजमात का निज़ाम कायम हो चुका था। हर बस्ती, हर कबीले में इमाम मुक़र्रर कर दिए गए थे। इस्लामी क़वानीन, दीवानी और फ़ौजदारी बड़ी हद तक तफसील के साथ बन चुका था। साहब, और अपनी अदालतों के ज़रिए से नाफिज किए जा रहे थे। लेन देन, ख़रीद फ़रोख्त के पुराने मामलात बंद और नए इस्लाह शुदा तरीक़े राइज हो चुके थे। विरासत का मामला हो या कोई ऐसी बात, निकाह और तलाक़ के क़वानीन भी बन चुके थे। पर्दा शरई और गैर शरई न सिर्फ बल्कि ज़ना और ग़दस की सज़ा जारी कर दी गई थी कि क्या होगा और किस तरीके से मुसलमान जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे और उनका तरीके अमल क्या होगा। ज़ाहिर सी बात है जब मुसलमान एक दूसरे का भाई है और जब हम बीइंग अ मुस्लिम जब आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके और जब हम चीज़ों को आगे चलाते हैं और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखते हैं साहब, तो ज़िंदगी बड़ी प्यारी खूबसूरत है। और अल्लाह ताला तो ऐसे कहते हैं कि रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखिए, हुकूक़ अल्लाह हुकूक़ लिबाद पे अमल पैरा करती रहिए, सब्र शुक्र करते रहिए और बीइंग अ मुस्लिम यूनाइट होकर चलिए। फिर आप देखिए बड़ी से बड़ी दीवार भी जो है वो गिर सकती है साहब। तो चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे कि कुछ चीज़ें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। बहुत सारे सिलसिले हैं, आज जो है बहुत सारी ख़बरें होंगी हमारे पास, ख़बरों पर तफसीली जायज़ा लेंगे
आजिज़ जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वास्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत से ठीक हैं। वेलकम करें खुर्शीद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक सब सर माशाल्लाह क्या बात है, आज तो सर्दी वाली फीलिंग आ गई है। आपने कहा ना कि मौसम चेंज हो गया तो वही है बिल्कुल। माशाल्लाह। और खैरियत से तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल जी। सर सेट है माशाल्लाह, बड़े बस थोड़ी सी दोपहर गर्म है। हाँ दोपहर गर्म, थोड़ी सी दोपहर गर्म है, ये लेकिन ऑलमोस्ट मौसम जो है वो अब तब्दील की तरफ रमा दवा है। रवा दवा है ना। हाँ, ये चले और ये खुशगवार एहसास है हाँ। कि चलें सर्दी आएगी तो हम यखनी पियेंगे, गर्म सूप अंडे खाएंगे, पिएंगे। तो ये एक खुशगवार एहसास है। गाजर का हलवा इन दिनों में आता है, तो फिर उसके बाद अलसी के लड्डू घरों में बनाए जाते हैं कि सर्दी की जब आती है तो फिर बुज़ुर्ग जो ख़वातीन हैं वो अलसी के लड्डू गुड़ के साथ जो वो बनाती हैं, तो दाल का हलवा बनता है सर्दी में। और इस तरह मतलब ये एक बड़ी सर्दी आने का एहसास हो जाता है कि अब सर्दी की आमद जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस तरह के जो सौगात हैं, जो ट्रेडिशनल भी हैं, कुछ हमारी कल्चरल भी हैं, कुछ घरों की रिवायत भी हैं। सुबह सुबह हमारी टीम कह रही है कि मुंह में पानी भराए जो गाजर का हलवा और आप तो ये एक सर्दियों की आमद की इत्तला है। अच्छा फिर माशाल्लाह। काजू है, फिर चिलगोज़े हैं, तो ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स खाने का मज़ा सर्दियों में ही आता है ना। और बादाम खाना बहुत ज़रूरी है। बादाम तो खाने लेकिन चाहिए। काश के हमारे जो सड़क बनाने वाले महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले अगर बादाम की मकदार ज़्यादा कर लें तो सड़कें बनने से पहले के मामला सीधे हो जाएं। वरना हाजिज़ भाई ये तो सड़क बनाने के बाद कहते हैं ओहो ये तो मैं भूल ही गया। नहीं, उसमें हमारे पास मिसमैनेजमेंट है एक बहुत बड़ी। हम देख रहे होते हैं कि एक सड़क बन गई, एक शायरा बन गई, हाँ हफ्ता भी मुश्किल से गुजरता है, फिर उसकी साइडों से खुदाई शुरू हो जाती है। जी 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 जी। ये मिसमैनेजमेंट है कि भाई जब सड़क बन रही थी तो ये पहले चेक क्यों नहीं किया गया कि इसके नीचे कोई लाइन भी है, कोई टेलीफोन लाइन जा रही है, कोई गैस लाइन जा रही है, कोई बिजली की लाइन जा रही है, कोई किसी भी तरह पानी की लाइन, सेवरेज की लाइन, ये सारी लाइन्स शाहराओं के नीचे से गुजर रही हैं। लेकिन ये फ़लसफ़ा कभी भी समझ में नहीं आता। अभी आप जो डिगरोड ब्रिज है, जी जी, अभी गुज़िश्ता बरस उसके साथ वाली जो दीवार है वो बड़ी खूबसूरत बनाई गई थी जी जी जी, एक प्राइवेट कंपनी, मेडिकल कंपनी के ताउन से। अब उसको फिर गिरा रहे हैं, फिर उसके वो दीवार भी लगी हुई है, एक साल भी नहीं गुजरा, अब उसके सामने से फिर एक नई सुराखों वाली दीवार बनाई जा रही है। वाह वाह वाह, तरक्याती काम है सर, ये तो ज़रूरी है, ये नज़र आने का काम हो रहा है कि हम इस पे इतना पता कैसे चलेगा पैसा खर्च कर रहे हैं। हाँ। यानी एक बार हमने किया तो हमने ये सोचा नहीं कि आगे चल के ये दीवार गिर भी सकती है, हमने ये सोचा नहीं कि इसको नुकसान भी पहुंच सकता है। हवा के दबाव के लिए अब वो सुराखों वाली दीवार बनाई जा रही, तो ये सारे प्री प्लान इंजीनियरिंग किस चीज़ को कहते हैं ये समझ नहीं आ रही। नहीं सिस्टम तो सारे हमारे यहाँ तो बहुत सारी इंजीनियरिंग की जाती है ना, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी है, असल में वो इंजीनियरिंग ज़्यादा है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंजीनियरिंग भी है। तो वो बड़ा एक मशहूर शेर है कि ये घर में भी इंजीनियरिंग ऐसी ये गलियाँ वीरान क्यों है, शहर सुनसान क्यों है, हादसा हो गया या हादसा होने को है। और हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देख के। तो हमारे यहाँ तो सर हर किस्म की इंजीनियरिंग चल रही होती है। अब तो शायर भी हैं आप तो, क्या बस शायरी का शौक है। अरे वाह, आज़िज़ भाई आपको है? मैंने शायरी की है अपने और इन्होंने किताब भी लिखी है, लाइफ में, किताब भी लिखी है यार, ये तो लेकिन सिंधी शायरी की है। सर कोई अपनी शायरी कोई एक आध दो अच्छा, आप प्लीज सुनना चाह रहे हैं तो आप आजिज़ जमाली साहब हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, जैसे खुर्शीद भाई ये माशाल्लाह, और ये आज इनका ज़रा टैलेंट, ये कला कि जो छुपा टैलेंट जो दिखता नहीं हमें, आज हमारे इस टीवी की तरफ से आपको मॉर्निंग शो की तरफ से और किताबें भी आ चुकी हैं इनकी। किताबें एक किताब आ चुकी है किताब और बाकी इनकी किताबें ज़ेर तबाह हैं, वो आने वाली हैं। बिल्कुल। वाह 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 वाह। सही सर कह रहे हैं। किस पर किताब लिखी थोड़ा बताएं ना जरा। मैंने अपने पॉलिटिकल कॉलम्स पे एक मेरी किताब है, अच्छा अध सदी जी आत्म कहानी, अच्छा यानी आधी सदी की आत्म कथा। अच्छा, तो वो आप समझें कि 80s से लेके 80s के ज़माने से लेके ये जो 30 साल गुजरे हैं, 80 की दहाई का, 80 की दहाई से लेके आज तक, मतलब ये 19 में छपी है किताब, तो 19 तक के उसमें वो बहुत सारे जो पॉलिटिकल मंजरनामा है, बहुत सारे सियासी फैसले हैं, बहुत सारा जो कुछ हम देख रहे हैं। मैं कॉलम तो अभी भी लिख रहा हूँ सिंधी न्यूज़पेपर में। तो ये सारा करंट अफेयर ही होता है, जो ज़ाहिर है कि अब
अब आप ये कैनालों का इशू चल रहा है ना, नवाज शरीफ की हुकूमत ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने धरना दिया था कालाबाग डैम के खिलाफ, तो अब वो कॉलम भी उसमें मिलेगा। अच्छा, कि भाई उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने धरना कैसे लगाया था, कौन कौन लोग थे उसमें, और यहाँ से जब काफ़िला निकला था कराची से तो घोटकी पे उसका किस तरह इस्तकबाल हुआ था। तो ये सारे, या जाम सादिक जब वज़ीर आला सिंध था तो उस वक्त के हालात कैसे थे, आपने माशाल्लाह पूरी हिस्ट्री लिख दी। ये सारी मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जदीद सिंध की पॉलिटिकल हिस्ट्री, शायरी। अच्छा, शायरी रह गई सर, शायरी। मैं आपको एक सिंधी में बताता हूँ, अगर आप कहें तो फिर मेरे सिंधी बहन भाइयों, आज तुम्हारे लिए एक शेर है। मुशायरा आपने शुरू कर दिया है। प्यार सवा सब रस्मी रिश्ता, सही, प्यार सवा सब रस्मी रिश्ता, वाह, मूर न टुटंदा ज़हनी रिश्ता। प्यार के बगैर सब रस्मी रिश्ते कभी नहीं टूटते ज़हनी रिश्ते। प्यार सवा सब रस्मी रिश्ता, मूर न टुटंदा ज़हनी रिश्ता। तोसां कहिड़ा लेखा साइण, तोसां पंहिंजा अज़ली रिश्ता। सोच सघारी पंहिंजी आजिज़, सोच सघारी पंहिंजी आजिज़, धरती सां आहिनि फितरी रिश्ता। वाह वाह। और ऐसे ही शादी लतीफ़ बिठाई का एक शेर है सर आज तो शेर व शायरी का आप मुशायरा शुरू कर दिया। अखर पढ़ अलिफ जा ब्या वर्क सब विसार, वाह, अखर पढ़ अलिफ जा ब्या वर्क सब विसार, अंदर तू उजाड़ पन्ना पढ़ंदे केतरा। ये बिठाई का एक बिठाई, ये सिंध की जो धरती है, ये सूफियाओं की धरती है, ये बिठाई की धरती है। बड़ी मीठे सुलझे हुए मिलनसार भाईचारगी अमन की धरती है ये। और अब सिंधी कल्चर डे भी आने वाला, तो आज हम पहले से उसका आगाज़ हमने कर दिया है। तो ये आजिज़ भाई की बड़ी खूबसूरत शायरी थी। आजिज़ भाई आपका एक्चुअल नेम क्या है, मुझे पता चला आपको? हाँ, मेरा एक्चुअल नेम मेरे दादा के नाम पे है। आज वो भी बताऊँ मैं आपको। मेरे दादा का जो नाम है वो ज़ाहिर है शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है, कुछ छुपाने वाली बात। मोहम्मद छुट्टल वालिद दादा के नाम था। जो हमारे यहाँ अभी भी ये रवायत चल रही है देहात में, लोग अभी अपने नस्ल दर नस्ल पुराने नाम चले आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब का जो नाम था वो उनके दादा का नाम था, जो मेरा नाम है मेरे दादा का नाम है। इस तरह ये हमारे पास एक तसलसल चल रहा है, लोग पुराने नामों को ज़िंदा रखते हैं। वजह शोहरत कैसे बने आप? वजह शोहरत लिखना था मेरा। आपको ये हैरत होगी कि जो मेरी 9th क्लास का आसान उर्दू है ना, क्योंकि यहाँ आसान सिंधी आप पढ़ रहे होंगे, हम आसान उर्दू उस तरह स्कूल में पढ़ते थे। मेरे आसान उर्दू में 91 मार्क्स हैं 100 से। क्या बात है। जबकि सिंधी के उससे कम है। ये हैरतनाक बात है। तो ये शुरू से मुझे एक अपने स्कूल के ज़माने से, आपको ये हैरत होगी कि 7वीं क्लास में मैंने अमर जलील के अफसानों की पहली किताब खरीद की थी नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। अच्छा। हाँ, तो मुझे वालिद साहब मेरे साथ थे, तो वहाँ एक बड़ा बुक स्टॉल होता था, अब तो पता नहीं, नवाबशाह रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ा बुक स्टॉल था। अब भी है। तो मैंने जाके किताबें देखी, तो मुझे वो अफसानों सिंधी किताब थी अफसानों की अमर जलील के, तो मैंने वालिद साहब को कहा ये मुझे ख़रीद करके दें। उन्होंने कहा ये आपके काम की नहीं है, ये तो आप तो, हम ज़ाहिर स्कूल में पढ़ते थे, अब 7वीं क्लास का बच्चा। मैंने कहा नहीं, मुझे ये 10 रुपये की किताब थी, मुझे याद है। क्या बात है। तो यानी 7वीं क्लास में मैंने अफसानों की, अमर जलील जो सिंध के बहुत बड़े अफसाना नवीस ड्रामा नवीस हैं, 7वीं क्लास से हमने उसको पढ़ना शुरू किया। तो ये एक शौक़ था शुरू से लिखने पढ़ने का, ज़ाहिर है वही वजह है शोहरत बनी। क्या बात है जी, पढ़ते रहें, लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें, और शौक़ पैदा बहुत ज़रूरी है। शेर शायरी बहुत ज़रूरी है। कोई काम करें ज़रा अपना कल्चर सकाफ़त, ये सब चीज़ें हमारा एक थोड़ा सा हिस्सा है, इसको साथ जोड़ के रखें तो बड़ा मज़ेदार ज़िंदगी है। जनाब वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। कहीं में जाकर आप जा रहे तो मैं आपको रोक नहीं सकता क्योंकि ब्रेक है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि आप रुके रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सिटी एक्शन, आपका मेज़बान नज़र अली बेग आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम यहाँ और आप हाज़िर हैं खैर ऑफिस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करेंगे कि उस परवरदिगार ने आज खैर ऑफिस के साथ आपकी खिदमत में हमें पेश कर दिया और आप वहाँ बैठे हुए हैं, पुरसुकून सांस ले रहे हैं, अपने हाथों की मदद से खाना खा रहे हैं, जायका मज़ेदार है और जायका आप इंजॉय कर रहे हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र है। अपने पैरों से खड़े हो जाते हैं, चलते फिरते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है साहब, बड़ी कमी है साहब। इतनी चीज़ों से अल्लाह ने आपको नवाज दिया है जो कि बेसिक चीज़ें साहब। तो इसके बगैर मतलब हम कहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, इतना कुछ तो है। हाँ, जाहिर है कि देखें, इंसान एक फितरत के सिस्टम के साथ चलता है और इंसान कभी खुश नहीं होता,
कभी मुतमैन नहीं होता, एक जगह पे कभी रुकता नहीं। जैसे कहते हैं ना, वक्त रुकता नहीं, सर तो वक्त के साथ साथ इंसान को भी चलना पड़ता है। तो इंसान भी रुकता नहीं है, इंसान वक्त के साथ सफ़र करता है, तो लाजमी है फिर उसी वजह से हम कहीं भी हमें ठहराव नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता। जनाब अली, तो यही है, तो अब हाल बेहाल है और जिया बेकरार है। अब जानना ये भी ज़रूरी है कि इंसानी ख्वाहिशात के साथ जो मौसम की तब्दीली होती है वो बड़ी ख़ास होती है। तो सर मौसम की तब्दीली देते हैं, आज दोपहर तक देखते हैं क्या क्या मामला होने वाले हैं। ना जी देखें जी, आप दोपहर में, हम सुबह के तो देखते हैं, दोपहर में भी देखते हैं। ओके, मुबारक हो, तालियां। 28 हो गया है और 33 से हम पिछले 3 दिन से जो है वो 33 पे थे और 33 से 32 और 31 एंड नाउ फाइनली 28 टुडे। और आगे जो है चीज़ें सिटी 10 में चल रही हैं, तो शुक्र है। फीलिंग लाइक है, ठंडा ठंडा फीलिंग, राइट। ये तो 28 है, लेकिन फील है कुछ और नहीं लग रहा। 30 से जब मामला नीचे जाए फिर बात करें, है ना, ताकि अब दोपहर ठंडी हो जाए। आपको 20 तक आना है फिर कराची में। अगर 20 तक आ गए तो फिर इसका मतलब है कि सर्दी आ गई है कराची के हिसाब से। वैसे हमारे मतलब कराची के अलावा बाकी जो सिंध है उसमें अभी भी सर्दी है। हाँ, जो देही इलाके हैं उसमें अभी भी 20 से नीचे है दर्जे हरारत। लेकिन चूँकि कराची में एक तो समंदरी आबहवा जो है, समंदरी माहौल की वजह से भी यहाँ ही सिर्फ ये होता है कि जब गर्मी की शिद्दत भी यहाँ इस तरह फील होती है कि अगर 40 होती है तो हमें कहते हैं कि 45 फील होती है। जी फील लाइक कराची का मौसम अब बाकी सिंध से या बाकी मुल्क से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो कराची की सर्दी को भी इसी तरह देखना पड़ेगा कि कराची में जब 20 से नीचे आए तो फिर वाह हो जाएगी। जनाब अली, तो खबरों की तरफ रुख करते हैं और कराची में बड़ी तब्दीलियाँ और बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं। खुर्शीद भाई, आपसे बात शुरू करते हैं। मुझे बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दिफाई नुमाइश आइडिया 2024 का उसका दौरा हुआ है। ISPR के मुताबिक कराची चीफ की कराची आमद पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। सर विजिट हुआ, आपका कैसा रहा? देखें जी, हर्ब की जो नुमाइश है आइडियाज़ 2024, ये हमारे लिए बड़ी खुशाइन है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है वो दिफाई सतह पर जो है वो उभर कर सामने आता है। और ये 12वीं आइडियाज़ की जो नुमाइश है वो अब भी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें पूरी दुनिया से लोग आकर यहाँ पर इन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। बड़ा स्टॉल तुर्की का, 36 के करीब जी बड़ा स्टॉल जो है वो तुर्की का है। अच्छा। और जिसमें उनके पास मेरे ख्याल से 25 से 27 के करीब उनके स्टॉल्स हैं। उसके अलावा ईरान का ही बड़ा स्टॉल है। उसके अलावा और दीगर ममालिक के स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हर मुल्क ने अपनी दिफाई जो सलाहियत है, जो इनोवेशंस हैं उनकी, वो वहाँ पर ला के रखी हैं। और उसमें बहुत सारे MOUs भी साइन हो रहे हैं, बल्कि और आखिर तक भी होंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इससे पाकिस्तान का जो इमेज है दिफाई सतह पर, डिफेंस सतह पे उभर कर एक सामने आता है। और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो हमारे सिपह सलार हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने दिफाई नुमाइश का दौरा किया और वहाँ पर जो इंतज़ामात थे उनको भी उनका जायज़ा लिया। और जो इसमें जिन लोगों ने काविशें की हैं उनकी काविश को, कोशिश को, जिद्दोजहद को और सराहा है और अप्रिशिएट किया है हमारे आर्मी चीफ ने। पूरी जो नुमाइश आइडियाज़ 2024 उसके तमाम दर इंतजाम का उन्होंने जायज़ा भी लिया और हर स्टॉल्स का विज़िट भी किया उन्होंने। और ये सिपह सलार की क़यादत है और जो इस वक्त जो है वो आइडियाज़ 2024 जो है वो कामयाबी से जो है उसका सिलसिला जारी है। और आइंदा भी हम इंशाल्लाह ताला इस तरह की आइडियाज़ जो है वो करते रहेंगे। सर क्या बात है सर। और 17 ममालिक मज़ीद इसमें ऐड ऑन हुए हैं माशाल्लाह। आइडियाज़ हम गुज़िश्ता काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं। अभी इस आइडियाज़ में हम परसों मौजूद थे वहाँ पे पूरा दिन। तो इस बार ज़रा डिफरेंट है। मैं आपको वो बताता हूँ क्या डिफरेंट है इस बार। ये और ये हमारे मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे हमारे दिफाई मामलात के लिए ये काफ़ी एक खुशखबरी भी है। पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी पे बड़ा काम कर रहा है। ये आपको सुन के हैरत होगी। शापर 3 हमारा जो ड्रोन वहाँ पे रखा हुआ है उसको पूरी दुनिया के जो दिफाई लोग वहाँ पे आए हैं उन्होंने सराहा है। अच्छा। उसकी ख़रीदारी भी शायद हो रही है। अच्छा। कुछ बैरूनी ममालिक ने दिलचस्पी का इजहार किया। तो
अच्छा, इसी तरह जो पहले दिन वज़ीर दाखिला सिंध थे, उससे भी हमने वहाँ बात की, तो हमने कहा कि आप क्या ख़रीदना चाह रहे हैं इसमें आइडिया से। ठीक है। उसने कहा कि सिंध पुलिस के लिए हम ड्रोन ख़रीदना चाह रहे हैं, ड्रोन ख़रीदना चाह रहे हैं। उसने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी अब हमें भी ज़रूरत है, और वो 3 से 4-5 किलोमीटर तक जो जाके काम करता है, तो लाजमी है कि हम इस आइडिया से इनकी एक मीटिंग भी हुई दिफाई नुमाइंदों से। तो एक तो टेक्नोलॉजी की तरफ बड़ी तवज्जो है। इस जो आइडियाज़ 2024 है उसमें टेक्नोलॉजी। अच्छा, दूसरा जो टेक्सला हमारी बड़ी हेवी इंडस्ट्री है, टेक्सला अब हथियारों के साथ साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बना रही है। वेरी गुड। वो हमने दिखाए थे पहले दिन। तो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बड़ी हेवी किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ आपने देखी, वो टेक्सला बना रहा है। इस तरह ड्रोन गाड़ियाँ। अच्छा, दूसरा एक स्टॉल हमने देखा जहाँ मसनूई अज़ा बनाए जा रहे हैं। अच्छा, हमें तो, मुझे या आपको या आम आदमी को तो ये जहन में भी नहीं होगा कि ये मसनूई हाथ, मसनूई पैर ये क्यों बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो जंगें जब होती हैं, तो जंगों में कई जवान जो हैं, अरे शहीद होने के बाद जो ज़ख्मी होते हैं, तो उनके जो एज़ा, हाथ पैर ज़ाया होते हैं। तो अच्छा, ऐसा एक मसनूई हाथ बनाया गया है जो इंसानी दिमाग के साथ साथ चल रहे हैं, हमारे ओरिजिनल हाथ की तरह ही है। अच्छा, यानी उसको कोई मूव करना या बटन नहीं है। ओके। वो कनेक्ट है इंसानी दिमाग के साथ। जिस तरह हमने कप रखा, हमने यहाँ से उठाया, ये किया, इशारा किया, अच्छा, इसी तरह वो बिल्कुल ओरिजिनल वे में वो हाथ काम कर रहे हैं। वो उन्होंने प्रैक्टिस करके भी हमें वहाँ पे दिखाया, जो हमने रिकॉर्ड किया, दिखाया सही नाजरीन को। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ इस आइडियाज़ में बहुत सारी चीज़ों पे तवज्जो है। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जो हमारे जंगी साजो सामान के साथ साथ। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसका मतलब है कि हम दुनिया जो इस वक्त जंगें टेक्नोलॉजी के साथ लड़ रही है, हम उससे अवेयर हैं, हम उससे बाखबर हैं। हमारे जो दिफाई इदारे हैं वो उससे बाखबर हैं। अगर दुनिया ड्रोन की तरफ जा रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, तो इवन हमारे जो दिफाई साजो सामान है वो उसी रफ्तार के साथ आगे आगे। सिर्फ अब मिज़ाइल नहीं बना रहे हैं, हम ड्रोन भी बना रहे हैं, हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी चीज़ें बना रहे हैं। ये मेरा ख्याल है बहुत बड़ी तब्दीली है। अरे यार, ये तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सीन हो जाएगा माशाल्लाह। खुर्शीद भाई, एक और ख़बर बड़ी ज़बरदस्त हमारे ताजरों के लिए, हमारे जो वो भाई हैं जो एजेंट्स वगैरह दीगर जिनके दरमियान मामलाती ज़िंदगी को फ़रोग़ देने के लिए जो है वो स्टेट बैंक ने हमें देखने दूसरी जानिब के, जहाँ ये आइडियाज़ की सारी चीज़ें, तो एक और जो है जिद्दत हम देख रहे हैं माशाल्लाह कि सिर्फ गामजन है। स्टेट बैंक ने ई प्रोसेसिंग सिस्टम्स को कारोबार करने वालों के लिए जो है वो मुतारिफ़ कराया। उसके लाइसेंस का कोई है, ये क्या होगा, कैसे होगा, कौन ले सकेंगे? देखें, ये कराची के जो ताजिर हैं, क्योंकि मुल्क पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा ताजिर बिरादरी कराची में रहती है। ठीक है। तकरीबन जो है वो 25 से 30 हज़ार के करीब छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज़ कराची में मौजूद हैं, और 60 से 70% जो है वो कराची रेवेन्यू दे रहा होता है पाकिस्तान की मईशत को। और जो बड़ी सपोर्ट है, बड़ा पॉजिटिव सपोर्ट होती है कराची के ताजिरों की तरफ से। तो कराची के जो बिज़नेसमैन हैं उनके बहुत सारे तो उनकी तजावीज़ होती हैं, बहुत सारे उनके मामलात होते हैं जो स्टेट बैंक से, वफाकी हुकूमत से उनके इनिशिएटिव चल रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ी उनकी कोशिश और काविश थी कि उन्होंने गुजारिश की थी स्टेट बैंक से भी और वफाकी वज़ीर ख़जाना से भी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि अगर स्टेट बैंक की तरफ से ये चीज़ हो गई है तो इसमें ताजिरों का बड़ा फ़ायदा होगा। सर, आसान अल्फाजों में ज़रा बताएं आम देखने वाले को, आम ताजिर को, इसको क्या फ़ायदा है? देखिए, जो पॉलिसीज़ हैं स्टेट बैंक की, उसकी वजह से वो पहले मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, तो अब जो ये पॉलिसी आई है स्टेट बैंक की, इससे मज़ीद वो आसानी हो जाएगी। अच्छा। दो ताजिरों को। और EMIs जो है, ये क्या है EMIs? ये जो दौर जदीद आप जिसको समझ सकते हैं कि जो हमारा ताजिर है वो पहले जो है वो मैनुअल चीज़ों पे ऑपरेट कर रहा होता था। अब जो ज़ाहिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ई कॉमर्स, ई बिज़नेस है, ई शनाख्ती कार्ड है, ई पासपोर्ट है, तो अब वो उसकी एक तो टाइम की भी सेविंग है उस ताजिर को, और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो कर्ज़ों की आसानी, कर्ज़ों की हुसूल के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बासानी से परफॉर्म कर सकेगा। और जो स्टेट बैंक से उसके लेन देन के जो मामलात हैं वो भी बज़रिया इंटरनेट उसको जो है वो ऑपरेट कर सकेगा, उसका टाइम भी बचेगा इसमें। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो चलिए, अल्लाह ताला कायम दायम रखे और चीज़ों को और बढ़ाए आगे। आजिज़ भाई, एक और ख़बर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है।
एक और कराची में ज़बरदस्त कारनामा होने जा रहा है और पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं जनाब। सुबह सुबह इसमें हमारे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है एक बड़ा कारनामा अंजाम देने का प्लान, बल्कि इसमें ज़रा रोशनी डालिएगा। बल्दी उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का प्लान है और कराची में मौजूद पाकिस्तान की पहली कौंसिल अब सोलर सिस्टम पर चली जाएगी। सर इस पर रोशनी डालें क्या है? बहुत सारे जो सिंध हुकूमत का एनर्जी डिपार्टमेंट है, जब से हमारे पास सोलर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसमें एक अहम बात उन्होंने ये की कि सरकारी इमारतें जितनी भी हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या बलदियाती इदारों के जो दफातर हैं, उन सबको सोलर पे शिफ्ट करना है आस्ता आस्ता। ज़ाहिर है वो एक दिन में नहीं होगा। तो अब वो बारी आ गई है बल्दिया उज़्मा कराची की। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो तारीखी इमारत है उसको सोलर सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जा रहा है और मेरा ख्याल है 259 का फिगर आ रहा है सामने जो सोलर प्लेट्स लगाई जा रही जी हाँ, है ना। तो जाहिर है कि वो जितनी उसकी बिजली की डिमांड होगी उसी हिसाब से सोलर प्लेट लगाए जाते हैं। जितने दफातर हैं, कितने एयर कंडीशंस उसमें लगते हैं, कितने बल्ब्स हैं, कितने पंखे हैं, ये सारा एक मेजरमेंट होती है। ज़ाहिर है कि सोलर के साथ मेजरमेंट भी होती है कि एक छोटा सा घर है ना, हमें पता है 3 कमरों का घर है, ये 5-6 प्लेट्स पे चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दफ्तर है, एक बहुत बड़ी इमारत है जिसमें बहुत सारे दफातर हैं। सिर्फ देखिए ना KMC की जो इमारत है उसमें लगभग 100 कमरे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान के पहले वो गैर मुल्की जो आर्किटेक्चर थे पाकिस्तान से पहले, उन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया था। अच्छा। ये पहले जो मेयर थे कराची के जमशेद महता, उसके ज़माने में ये बिल्डिंग तामीर हुई और 100 से या 100 से ज़ायद या 100 के लगभग कमरे हैं। अब इन 100 कमरों में लाजमी है कि वर्किंग भी तो हो रही होगी ना, दफ्तर हैं, लोग बैठ रहे होंगे। मेयर कराची के साथ एक पूरा सिस्टम है, सिटी गवर्नमेंट का या शहरी हुकूमत का एक पूरा निज़ाम है। जिस तरह हम कहते हैं ना सिंध असेंबली सूबाई निज़ाम को चलाती है, इसी तरह मेयर कराची की असेंबली है पूरी। ये पूरे शहर के पूरे निज़ाम को मेयर कराची भी एक वज़ीर आला से कम तो नहीं है। 2.5 करोड़ आबादी का ये शहर है, ये मामूली शहर तो नहीं है। 5.5 करोड़ पूरे सिंध की आबादी है, उसमें 2.5 करोड़ कराची की आबादी है, ठीक है। तो ये एक मुल्क जितना निज़ाम है जिसको मेयर कराची चला रहे हैं, तो इस वजह से ये बड़ा पॉजिटिव है, मस्बत अमल है। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ KMC नहीं, जो हमारे उसके बाद टाउन आते हैं, कराची में 25 टाउन्स हैं। इस उनके प्लान में ये है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को सोलराइज़ करने के बाद फिर जो टाउन्स के दफातर हैं, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं, उनके दफातर को भी सोलराइज़ किया जाए। सोलराइज़ किया जाए और साथ में सर मैं तो ये कहूँगा कि साथ पे जितनी ज़मीन वीरान पड़ी हुई है तो सर से गुजारिश है कि सर वहाँ पे अपना जो है सेटअप लगा दें और उससे यूनिट जो है आप जिन लोगों के बिजली का बहरान है, परेशानी के शिकार हैं, तो उनके लिए भी ज़रा यहाँ सोचें ताकि ये भी चीज़ें इन द फ्यूचर आपके लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। माल घाल जान दें साहब। उसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि 400 किलोवाट की कंजप्शन है। अच्छा। कि जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो बिल्डिंग इमारत है, और ये सोलर सिस्टम हमने लगाया है मेयर कराची साहब ने, ये 150 किलोवाट उसकी कमी के अंदर जो है वो ऐड ऑन होगा। 350 फिर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी के इलेक्ट्रिक की तरफ से। अच्छा। तो ये एक पॉजिटिव उनका इनिशिएटिव है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं उन्होंने, लेकिन ये भी एनर्जी सेविंग का एक अच्छा उनका स्टेप है कि 150 किलोवाट इस सोलर सिस्टम से वो लेंगे और बकिया उसके अंदर वो ऐड ऑन कर देंगे। तो ये बड़ा पॉजिटिव है जी, पॉजिटिव वाइब्स हैं और आगे भी अल्लाह ताला कायम दायम रखें चीज़ों को और आगे तरक्की मिलती रहे और आगे लोग बढ़ते रहें। जनाब अली, माल का हाल जानते हैं साहब कि क्या चल रहा है इस वक्त, क्या अपडेट्स हैं? देखते हैं जी माल का हाल। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 181, कैनेडियन डॉलर 198, यूरो 290, कुवैती दिनार 894 यानी 894 रुपये, UK पाउंड 349, सऊदी रियाल 73.65 पैसा, स्विस फ्रैंक 311 यानी 311 रुपये, US डॉलर 277 यानी 277.60 पैसा। तो ये है हाल अहवाल इस वक्त हमारे यहाँ, जो इस वक्त रुपए के मुकाबले में जो है वो फ़र्क आपको दिख रहा है। क्या चीज़ें क्या मामलात हैं, तो डिपेंड ऑन यू। बाकी आपके तरफ में क्या चल रहा है, क्या रेट चल रहे हैं, आपकी तरफ की एक्सचेंज मनी एक्सचेंज कंपनीज़ आपको क्या बेनिफिट दे रही हैं,
वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि आपने जब जाना है आना है और कुछ लेना लूना है तो फिर ज़ाहिर ज़रूरी है। तो वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है यहाँ पे साहब, बहुत ज़रूरी है। तो आप तो लेंगे नहीं, ज़रूर है मुझे वक्फ़ा लेना पड़ेगा, तो आप कुछ कर लेंगे काम, तो आप जाएँ जल्दी से काम करके आएँ, फिर मज़ीद खबरों को ऐड ऑन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली, और यहाँ हाजिर है। प्लानिंग हो रही होगी जनाब आज क्या पकेगा और क्या पकाएंगे, क्या रेट्स हैं, क्यों रेट्स तो हमारे पास जो आते हैं उसके बाद फिर आप कहते हैं यार ये रेट तो हमारे नहीं मिल रहे। तो आज ज़रा देखें आज का भाव है क्या और क्या अपडेट्स हैं हमारे भाई के पास, ज़रा देखते हैं जनाब। पहले तो भाव देखें ज़रा, दिखाएँ ज़रा, फिर हम अपने रिपोर्टर से भी बात करें। सर टमाटर जो है 130 रुपये, आलू जो है 60 रुपये, और लहसुन जो है 530 रुपये, और अदरक 600, गाजर 90 रुपये किलो, तोरई जो है 70 रुपये, लौकी 50 रुपये, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। फूल गोभी जो है 40 रुपये है, खीरा जो है 50 रुपये है, खाएं किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों पे भी लगाएं। भिंडी जो है 180 रुपये, प्याज जो है 125 रुपये, 130 रुपये टमाटर है जनाब अली। तो ये है गवर्नमेंट रेट। तो सर गवर्नमेंट रेट के मुताबिक सही है? सब्जियां तो सरकारी निर्ख पे कहीं नहीं मिलती कराची में, ये मैं बिल्कुल दावे से एक बात कह रहा हूँ। बंस रोड पर अब भी जो है वो टमाटर 200 रुपये किलो मिल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? और भिंडी 250 रुपये किलो मिल रही है, आलू 120 रुपये किलो मिल रहा है। सही कह रहे हैं ना? हाँ मुझे पता है, आप कह रही होंगी सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह की सब्जियां इस सरकारी रेट लिस्ट पे कहीं सब्जी नहीं मिलती, कहीं गोश्त नहीं मिलता, कहीं अंडे नहीं मिलते सरकारी रेट पे। कमिश्नर कराची ये लिस्ट है, मुझे सिर्फ ये अंडे और आलू लेके दिखा दें। मीर कैरी साहब जी क्या अपडेट है, ज़रा बताएं यार, क्या सही वाले अपडेट बताएं ज़रा, ये भी बताएं ना। देखिए जी बिल्कुल शहर कायद में अगर सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में हमें सरकारी और जो बाज़ारी कीमतें हैं उनमें वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आता है। ये फ़र्क गुज़श्ता अगर 3 हफ्तों से देखा जाए तो ये फ़र्क मुसलसल हमें नज़र आता है। अगर हम आलू की बात करें तो आलू की जो सरकारी कीमत है वो 127 रुपये, जबकि मार्केट में 130 से 135 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज की सरकारी कीमत 144 रुपये, जो कि 20 रुपये इजाफे के साथ मार्केट में तकरीबन 160 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 161 रुपये है, लेकिन मार्केट में तकरीबन 240 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन की जो सरकारी कीमत वो 610 रुपये, लेकिन मार्केट में 90 रुपये इजाफे के साथ वो भी 700 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक की भी सरकारी कीमत 518 रुपये है, जो कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि 518 तक ही रही है, लेकिन मार्केट में उसकी भी कीमत तकरीबन 700 रुपये फ़ी किलो पर मौजूद है। कमिश्नर कराची की जानिब से जो कीमतें मुकर्रर हैं उसके बरक्स बाज़ार में जो रेट्स हैं वो मुकर्रर किए गए हैं। ताम जो सब्ज़ी फरोश हैं वो कहते हैं कि मंडी की बुनियाद पर ही हम ये कीमतें तय करते हैं, क्योंकि मंडी से जो सब्ज़ियाँ आती हैं वो भी महंगी मिलती हैं, उसी बिना पर हम जो है रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें तय करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच जज़ाकल्लाह कि आपने सही मानों में एक्चुअल वहाँ जाके जाए वक़्फ़ पर, मैं कहूँगा जाए वक़्फ़ पर ब्रेकिंग दे दी है। आपको बहुत शुक्रिया मेरी कह रही हूँ। सर ये एमडी कैट हर घर में गुफ्तगू हो रही है, बातचीत हो रही है, सर ये कब हो रहे हैं और क्या क्या रखना होगा? ये देखिए इसकी हिस्ट्री तो तवील है, लेकिन ये कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था सर कि दोबारा ये एमडी कैट के टेस्ट कराए जाएंगे। उसके बाद सिंध हुकूमत ने एक फ़ैसला किया, इसके तमाम अखराजात सिंध हुकूमत भर रही है। IBA सक्खर, ये IBA सक्खर ये एमडी कैट कराएगा, लेकिन 6 डिवीजन्स हैं। अच्छा। 6 के 6 डिवीजन्स में इनके सेंटर्स बनेंगे। इसका जो टेस्ट होगा पूरे सिंध में होगा। और इसमें सर ये कब होगा? ये डेट हमें बतानी है। 8 दिसंबर को होना है। और कैसे होगा? 8 दिसंबर इतवार का दिन है। मैं ब्रेक पर आ रहा हूँ, फिर मजीद इनसे पूरी बात करता हूँ क्या क्या रखना है अपने साथ। ये बोलना चाहिए जब आप टेस्ट देने जाएंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ये क्या था, क्यों था 20 सेकंड का? अच्छा शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, डोमिसाइल, तस्वीरें वाली मार्कशीट होना ज़रूरी है। तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली। टेस्ट मराकज़ पे नकल रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाने वाले हैं। ठीक है, ओके फ़ाइन। उसके बाद जनाब अली
वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडियो 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं एमडी कैट टेस्ट की बात कर रहे हैं। हर घर में गुफ्तगू चल रही है, टेस्ट देना है, क्या करना क्या नहीं करना, सर हम बात करते हैं डिटेल। तो मैं कह रहा था कि 8 दिसंबर ज़ाहिर है कि ये कोई 30,000 से ज़ायद बच्चे इस टेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं और ये वही पेपर हैं जो कैंसिल हुए थे। अच्छा। जो अदालत ने फैसला दिया था। चूँकि हम इस चैनल के थ्रू अपने नाजरीन को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये वही दोबारा टेस्ट हो रहे हैं, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, इसके जो अखराजात हैं वो सिंध हुकूमत अदा करेगी। सिंध के 6 डिवीजन्स में IBA सक्खर ये टेस्ट ले रहा है और अब इसमें ये भी कहा गया है कि ये फ्रेश पेपर होगा, उसमें पुराना कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें अहम बात सिर्फ ये है कि ये जो पेपर लीक होते हैं इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। देखें, इसमें हम लाखों रुपए के अखराजात लेने, लास्ट पेपर लीक होने की वजह से मामला अदालत में चला गया। अब आप अंदाज़ा करें कि 30,000 बच्चे अगर ये टेस्ट दे रहे हैं तो हर सेंटर पे लाखों रुपए के अखराजात हैं। तो इस तरह पैसा भी ज़ाया हो रहा है, या आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है या हुकूमत का पैसा तो होता ही नहीं है, वो भी अवामी ख़जाने से ही जाता है, तो आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है। इस बार कम अज़ कम ये चैलेंज समझ के IBA सक्खर ये तस्लीम कर ले कि ये पेपर लीक होने नहीं देना है। अगर ये एक बार ये रवायत पड़ गई तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात होगी। अल्लाह ताला अपना रहम करम फरमाए। जनाब एक खुर्शीद भाई वीडियो हमारे ज़ेर आई है और कराची मेरी निगाह से कि कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसानात हैं, ताकि हमारे मेयर साहब जो हैं, तो वीडियो नहीं है ये भी आ रही है, भेज रहे हैं वो, ठीक है, तो वो उन्होंने वीडियो में भेजी है। उन्होंने कहा कि आप चैनल के तवज्जुह से सर ये बताएं, जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं, जहाँ टूट फूट हो रही है, तो उस पर कई सालों से नज़रसानी नहीं है और कहीं कहीं फुटपाथ हैं। हम देख रहे हैं कि रेड लाइन जो बस बन रही है राशिद मिनास पे, यूनिवर्सिटी रोड पे, सॉरी, तो वहाँ पर फुटपाथ पे इतने बड़े बड़े, इतने भी नहीं, इतने बड़े बड़े, सॉरी शायद छोटा बता रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन छोटी है, तो वह सर मतलब बंदा उसमें मतलब खुदा ना खास्ता, तो ये बड़े एक तरफ तरक्याती काम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ केयर नहीं हो पा रही है, कहीं गटर का ढक्कन गायब है, अजीब मामला था सर। देखिए, इसमें जो कराची की जो शहरी हुकूमत है वो और सूबाई वज़ीर बल्दियात, सूबाई वज़ीर आला सिंध ने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि जितने भी तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनको जितना जल्द हो सके मुकम्मल कर लिया जाए। अच्छा, ये जो नेगेटिव फॉल्स हैं जो जिन पर ढक्कन ना होना और ये सारे जो हमारे मंशियात के आदि अफराद हैं वो ले जाते हैं और वो फिर चोरी भी करते हैं। हमारे जो पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं उनकी जो ग्रिल होती है वो भी चोरी कर लेते हैं। इस पे मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की सतह पे थोड़ी सी नज़रसानी कर लेनी चाहिए कि किसी बड़े हादसे का वो सबब ना बने। अगर वो गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है या कोई भी किसी तरक्याती काम की वजह से अगर कोई होल वहाँ पर खुला रह गया है तो उसको मैं समझता हूँ ढकना चाहिए। और इस पर जो पॉजिटिव एक चीज़ ये है कि इसमें शहरी अपना किरदार ये अदा करें, उसकी निशानदेही करें पॉजिटिव सतह पे कि भाई ये यहाँ पर खला है, इसको पूरा कर लिया जाए ताकि किसी जो है वो जानी नुकसान का सामना ना करना पड़े। आजिज़ भाई, वज़ीर तालीम सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जिसके अंदर सेक्रेटरी ज़ाहिद अली बास और चीफ RSU डॉक्टर जुनैद समूह ज़िंदगी ट्रस्ट के सरबराह शहजाद राय समेत दीगर का इजलास हुआ। इसमें क्या सर नज़रसानी हो रही है? ये कल इजलास था वज़ीर तालीम की सदारत में कि कुछ इन्होंने नए प्लान्स दिए हैं। अच्छा। ख़ास तौर पे एक तो ये नए टीचर्स भर्ती करने का प्लान है। वो टीचर जो प्री नर्सरी, यानी ये वैसे तो प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन सिस्टम था लेकिन अब सिंध गवर्नमेंट भी इसको लागू कर रही है। प्री नर्सरी एजुकेशन के टीचर्स भर्ती किए जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा कल के इजलास में शहजादा राय का भी आपने जिक्र किया कि एजुकेशन को इस तरह डेवलप किया जाए कि ख़ास तौर पे स्किल डेवलपमेंट पे बात हुई है। अच्छा, कि यानी कॉलेज लेवल की जो बात है या हाई स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं या जो टेक्निकल एजुकेशन है, स्किल पैदा किया जाए बच्चों में, वो कैसे हो, इस पे कल कुछ फैसले हुए हैं। इस पे इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है कि इस पे अमल कब होता है, लेकिन ये स्किल डेवलपमेंट एक अहम सब्जेक्ट है जिस पे ये इजलास था। ओके, फाइन। हम बात करें खुर्शीद भाई, मुझे एक बात बताएं कि ये शहर कायद में हम देख रहे हैं सफारी पार्क में मधुबाला की वेलकम हो रहा है और चिड़ियाघर से जो है वो मधुबाला नहीं के उसका नाम है। सर मैं आप ही बताएं, बड़ा अच्छा लगेगा। ये बच्चों के लिए बड़ा यूनिक, बच्चों के लिए खबर बड़ी बच्चों के लिए, क्योंकि सफारी पार्क जो बैरिस्टर मुसर्रा वहाब ने बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है, उसमें जंपिंग पैड और उसके अलावा वहाँ पर बच्चों के लिए झूले, गाड़ियाँ, ट्रेन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेयर कराची ने डेवलप की हैं, जिससे मैं समझता हूँ अब शहरी जो है वो तफरी के लिए सफारी पार्क का रुख भी कर रहे हैं। अब ये मधुबाला की वहाँ एंट्री होगी
खूबसूरत हाथी हथनी दोनों जो है वो जोड़ा जो है वो वहाँ जाएगा। तो मैं समझ शायकीन के लिए, कराची के शहरियों के लिए, तफरी के लिए एक और नया रुख सामने आएगा। यानी ये जो गुलशन के इलाके के रहने मकीन है, सफूरा, इनके लिए बड़ा एक सफारी पार्क तो पूरे कराची से लोग आते हैं, पूरे कराची से लोग आते हैं। तो उनके करीब के लोगों के लिए ज़रा और मैंने जू भी जाया करते थे हाथी से मिलने के लिए। और जिप वहाँ पर लगाई है हमने, तो हमारे फैमिली कुछ लोगों ने जिप पे भी सफ़र किया है। अच्छा। वो घूमे फिरे, फिर वो बड़ा अच्छा ट्रैक बनाया हुआ है वो, कि सफारी पार्क लगता नहीं कि कराची में एक नया रुख सामने आया कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया कि कराची के शहरियों के लिए जो तफरी मैसर की है और बहुत उसके मुनासिब रेट्स भी मुनासिब है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई कीमत रख दी है, टिकट्स बहुत महंगा रख दिया, ऐसा नहीं है। बहुत रिजनेबल टिकट्स हैं उसके, लोग शहरी जाएँ, एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ जाएँ, बच्चों को लेकर जाएँ। मैं समझता हूँ इससे अच्छी कोई तफरी कराची में मौजूद नहीं है। इसी अच्छी खबर के साथ एक और अच्छी खबर, आजिज़ भाई ये मुझे बताएं, महकमा सिंध में वैक्सीनेटर्स की भर्तियों पर अमल दरामद किया जा रहा है। सेहत महकमा से देखिए, मतलब हम सीवी लेके फटाफट पहुंच जाएं। आप अगर वैक्सीनेटर हैं तो अच्छा, ठीक, इसके लिए वैक्सीनेटर होना ज़रूरी है। और वैक्सीनेटर्स का एक अपना एक अलग इम्तिहान होता है। अच्छा। ये नर्स नहीं होते, लेकिन एक वैक्सीनेशन का अलग एग्ज़ाम होता है, वो पास करना पड़ता है। तो ये वैक्सीनेटर भर्ती करने का प्लान है सिंध हुकूमत के महकमा सेहत का। वैसे अब मैं आपको एक और खुशखबरी बताऊं जो खबर में नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? एक और अच्छी खबर आपके लिए। हुकूमत बहुत सूबे के तमाम महकमों में नई मुलाजिमतों के लिए इश्तिहारात देने जा रही है। वेरी गुड। और ये वही इश्तिहारात हैं जो तकरीबन कुछ 40,000 मुलाजिमतों के लिए पहले इंटरव्यूज़ वगैरह हुए थे, जो अदालत ने सस्पेंड किए थे और फिर नए सिरे से इश्तिहार देने का फ़ैसला किया था। तो अब ये नए इश्तिहार आने का मुझे ज़रा ऐसे पता चला है कि सिलसिला आने वाले चंद दिनों में शुरू होने वाला है। तो हर डिपार्टमेंट में जॉब ही जॉब। वाह जी वाह। तो ये एक बड़ी खबर है। अगर 40,000 जॉब्स जो पहले इंटरव्यूज़ हुए थे, अगर 40,000 जॉब्स निकल रही हैं तो आप समझें कि सूबे के 40,000 ख़ानदान स्टेबल हो रहे हैं। जी जी जी। घर के एक फ़र्द को भी अगर नौकरी मिलती है तो वो ख़ानदान स्टेबल हो जाती है। ठीक है ना सर। वैक्सीनेटर्स की भी 50,000 रुपये तक तकरीबन सैलरी है। तो अगर नए वैक्सीनेटर भर्ती हो रहे हैं तो उनका ये मतलब हमारे लिए, और महकमे हेल्थ में ख़ास तौर पे हेल्थ वो डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारी हज़ारों की तादाद में असामियाँ खाली हैं। ज़रूरत भी है। ये तो कम तादाद में भर्ती हो रहे हैं, इससे ज़्यादा वैक्सीनेटर्स की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे जो पैरामेडिक स्टाफ है उसकी बहुत शार्टेज है सूबा सिंध में, हर हॉस्पिटल में शार्टेज है। सर ये जो है फैसला 18 नवंबर से जो है वो जनाब 6 दिसंबर तक जारी सारी होगा इंशाल्लाह ताला। इसके वैक्सीनेटर्स की जो इंटरव्यूज़ हैं बिल्कुल ऐसे ही है साहब। ये जो वैक्सीनेटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पोलियो का जो वायरस है उसके लिए हमारी सिंध हुकूमत जो है वफाक के साथ मिलकर ताउन कर रही है। और कैटेगोरिकली वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कोई भी बच्चा पोलियो की वैक्सीन से न रहे और इसमें किसी किस्म की कमी और कोताही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि पोलियो एक ऐसा वायरस है जो अपाहिज कर देता है, माजूर कर देता है। आने वाली नस्ल को एक बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उस नौजवान को, उस बच्चे को पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो लाजमी पिलाने होंगे और वो तभी पिलाए जा सकेंगे जब वैक्सीनेटर की जो हमारी तादाद है वो पूरी होगी। जनाब अली बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी साहब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आजिज़ जमाली साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपने तजर्बे के साथ हमारी खबरों को जो है तफसीली बयान किया और यकीनन आज की जो सारी खबरें थी वो आप तक हमने पहुँचाने की बहुत कोशिश की। पोलियो के खतरे ज़रूर पिलाएँ और पाकिस्तान को कामयाब बनाएं। जनाब अली वक्फे के बाद फिर हाज़िर खिदमत होंगे नए मेहमानों के साथ। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ और आप वहाँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह कि आप वहाँ आ गए खैर ऑफिस के साथ और हमारे चैनल देख रहे हैं सिटी 21 और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक और दिन से हमें नवाजा। अब मिशंस गोल्स हम पूरे करते जा रहे हैं। आपके क्या मिशंस गोल्स हैं वो आपने पूरे करने हैं और सब शुक्र करना। अगर नहीं भी हो वो चीज़ें कुछ रुकावट का शिकार बन जाएँ तो खुदा ना खासा अल्लाह ना करे तो शायद हो सकता है वो आपके हक़ पे बेहतर हो, वो शायद कल हो जाए। तो जल्दबाजी का शिकार ना हो, इससे पहले कि कोई वक्त आगे पीछे होकर आपको कहीं से कहीं ले जाए फिर बाद में उसको तकलीफ़ का सामना करना पड़े। तो हमें ख्याल रखना है और न सिर्फ बल्कि ख्याल रखते हुए औरों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को
आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ करना चाहते हैं, करना आना चाहते हैं, उनका साथ दीजिए। अगर आपके टीचर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त अहबाब या कोई ऐसे इदारे जो आपको कुछ समझकर देखकर आपको आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, तो उनका साथ देते हुए हमें आगे बढ़ना है। और वो आपको जब साथ देंगे तो फिर आगे आपके लिए ट्रैक आसान हो जाएगा। तो हमारे पास जो है आज बड़ी ख़ास शख्सियात मौजूद हैं जो कि बड़े टैलेंटेड लोग हैं, जो कि हमारी नौजवान बच्चों के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त एक इवेंट मुनक़्क़द करने जा रहे हैं। और इसमें मोटिवेशनल स्पीकर की अगर हम बात करें तो यंग मोटिवेशनल स्पीकर, जब आपने मोटिवेशनल स्पीकर तो जगह जगह ही आपने देखे सुने और बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हम एक दूसरे को समझाते हैं और उनकी बातों को समझते हुए आगे लेके चलते हैं। तो आज हमारे पास जो है रीजनल पाकिस्तान सोल्यूशन से ताल्लुक़ रखने वाली दो ख़वातीन हमें मौजूद हैं, ज्वाइन करेंगे। अंजला वसीम साहिबा और डॉक्टर जवेरिया शहजाद साहिबा रीजनल कोऑर्डिनेटर की हैसियत रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैर से ठीक है, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त आप लोग इवेंट कराने जा रहे हैं। ये स्पीकर मोटिवेशनल स्पीकर गोल्ड मेडल जी, ऑल कराची यंग मोटिवेशन माशाल्लाह जी, गोल्ड मेडलिस्ट। पहले तो अपना बताएं, आप जो हैं वो आप किस डोमेन को देख रही हैं इस वक्त? जी, मैं एक रीजनल कोऑर्डिनेटर हूँ और पाकिस्तान सोल्यूशन जो है 2017 से वर्क कर रहा है। बेसिकली ये जो है ब्रांड को लॉन्च करने के लिए, ब्रांड्स को बूस्ट करने के लिए और जो स्ट्रेटजी है वो उसको प्लान करने के लिए ये मतलब डिफरेंट ब्रांड्स के साथ वर्क करता है और उसको बूस्ट करता है ब्रांड्स को। ठीक है, अब इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये ब्रांड लॉन्च करते हैं, ब्रांड्स को बूस्ट करते हैं, तो इन्होंने ऑल कराची यंग मोटिवेशनल स्पीकर का कंपटीशन करवाने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी यूथ पे वर्क कर रहे हैं। हम बचपन से ही बच्चों को एंटरप्रेन्योर की तरफ ला रहे हैं। क्या बात है जी। तो जैसे पहले होता था कि सब जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या लॉयर के ही मतलब प्रोफेशन चूज़ करते थे, तो अब हम जो है बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चे जो है शुरू से ही एंटरप्रेन्योर पे वर्क करें। तो एंटरप्रेन्योर के लिए हम शुरू से कर रहे हैं वर्क, और ये कंपटीशन से ये होगा कि जो हमारे फ्यूचर के जो लीडर हैं बच्चे, वो इस कंपटीशन के ज़रिए बच्चे हाईलाइट होंगे। क्या बात। तो इस पे हम वर्क कर रहे हैं और हमने सोसाइटी के लिए इनिशिएटिव लिया है। इससे हमारी सोसाइटी को बहुत बेनिफिट्स होगा। जाहिर सी बात है, एंटरप्रेन्योर्स की तरफ जब सब आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी और ये सारा है। और हम इसको जो है कंपटीशन ये हमारा 25 जनवरी 2025 को आर्ट्स काउंसिल में होगा। आर्ट काउंसिल में जा रहा है। डॉक्टर जवेरिया, वक्त तब्दील हो रहा है, अब चेंजिंग आ रही है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अपना करें, कुछ ऑनलाइन करें, कुछ फौरी तौर पे कुछ स्किल्स जिस पे आप लोग काम करें। कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की भी बड़ी ख़ास अहमियत कि आमिर जो कि ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। तो आपने बच्चों को चुनाव किया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आजकल के जो हमारे मुल्क के माशी हालात हैं तो उनको देखते हुए हमने स्टूडेंट पे वर्क करने का सोचा है कि बच्चे जो हैं वो बच्चे जिनमें बोलने की ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जो कि हाईलाइट्स नहीं हो पाती, तो इस कंपटीशन के ज़रिए वो बच्चे हाईलाइट होंगे, उनमें लीडरशिप आएगी, उनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे कि आगे उनके लिए जो है वो बिज़नेस के ज़राए उनमें मोटिवेशन पैदा होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लेक्चर्स के थ्रू, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि लेक्चर्स के थ्रू हम नहीं समझ पाते, बच्चे भी, पेरेंट्स भी। लेकिन जो है इस कंपटीशन के ज़रिए बच्चों की जो दिल की बात है ना, वो हम तक पहुंच सकेगी, वो हाईलाइट होगी, क्योंकि हमने इसमें जो टॉपिक्स वगैरह रखे हैं वो भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम बच्चों को समझने में, पेरेंट्स को, और इसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। सही। क्योंकि जब वो बच्चों की तैयारी करवाएंगे तो उनको भी वो चीज़ें सुनने को, समझने को मिलेंगी कि जो एक हम आसानी से बच्चे नहीं कह पाते कि हम क्या करना चाहते हैं, हम आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं। तो और 9 to 5 की जो जॉब्स होती हैं, वो कहते हैं ना, एक बिजनेसमैन जो है वो पूरे नस्ल को चलाता है, और जो एक जॉब वाला होता है वो एक ख़ानदान को चलाते हैं, और बिजनेसमैन जो है वो पूरी नस्ल को अब तो वो भी नहीं चला पा रहा, अब तो वो अकेला कमाता था, सब खाते थे, अब तो सबको लगे पड़े हैं और घर का सिस्टम ही आउट हुआ है। तो हमें शुरू से ही बच्चों को इस टाइप की ट्रेनिंग्स देनी चाहिए जो कि बच्चे जो है वो आगे डीमोटिवेट ना हो, मोटिवेशन के उनके लिए चांसेस हों आगे। हमारे यहाँ मोटिवेट करते हैं जी, और कुछ इसमें ना डीमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन ये कि हमें मोटिवेशन को, हमें पॉजिटिव चीज़ को हमें ट्रैक करना चाहिए ना, तो नेगेटिव को तो आप साइड पे ही रख दें, तो पॉजिटिविटी को ही हमें जो है ट्रैक करना चाहिए। तो ये है कि हमारे साथ इस इवेंट में जो है डिफरेंट बोर्ड्स के जो मतलब हमारे साथ स्कूल के जो बच्चे हैं वो हमारे साथ एनरोल हो रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चे इसमें माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे हमारे साथ एनरोल हो चुके हैं अभी तक स्कूल्स। जी, इसमें जो हमारे साथ कैथोलिक बोर्ड के बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं, और ये पंजाब बोर्ड है, सिंध बोर्ड के बच्चे हैं, आखान बोर्ड के बच्चे हमारे साथ, स्कूलों के बच्चे हमारे साथ एनरोल हो रहे
वेरी गुड। तो माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे इनरोल हो चुके हैं। अच्छा, ये इवेंट जो हमारा है ये 3 स्टेप्स में होगा। अच्छा। लाइक फर्स्ट लेवल जो हमारा होगा वो स्कूल लेवल पे होगा, जैसे स्कूल के बच्चों के आपस में कंपटीशन होंगे। फिर सेकंड जो हमारा होगा वो रीजनल लेवल पे होगा। अच्छा। फिर जो थर्ड जो लेवल होगा हमारा वो जो ग्रैंड फिनाले होगा वो आर्ट्स काउंसिल में होगा। उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर से लोग आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आई होप कि हमारे साथ गवर्नर ऑफ सिंध भी हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे। हमने उनको अप्रोच किया हुआ है, उनके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का हम वेट कर रहे हैं। बच्चों को इंतज़ार होता है कि यार कुछ करने के बाद विनिंग पोजीशन पे आते हैं, कभी कुछ होता है तो इस विनिंग पोजीशन पे जो बच्चे होंगे, वैसे क्या प्लान किया, कितने बच्चों में से क्या सिलेक्शन है आप लोगों की? हमारा 3 स्टेप्स में ये बेसिकली कंपटीशन है। जो बच्चे कितने स्कूल्स में आपके शिरकत करने वाले हैं? अच्छा, हमारा जो टारगेट है ऑल कराची है 650 हमारे पास स्कूल्स 650 650। वेरी गुड। अब उसमें से देखें जितने भी हमारे पास इनबोर्ड हो जाते हैं। और एक स्कूल से अमूमन कितने बच्चे आप पिक कर रहे हैं? 650। हमने कोई लैंग्वेज बैरियर और हमने कोई लिमिट ऐसी नहीं लगाई है। वैसे 30 बच्चे भी आ सकते हैं मिनिमम, और इसके अलावा जो हम किसी को डीमोटिवेट नहीं करेंगे। अच्छा, इसका ये है कि जो टॉप 10 होंगे हमारे, उनमें जो फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग है कंपटीशन, और जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 1 लाख रुपीज़ है। क्या और बात कर रही हैं आप? 1 गोल्ड लाख मेडल रुपए? है। जी बिल्कुल। तैयारी पकड़ लो भाई, फटाफट तैयारी पकड़ लो। 1 लाख रुपए मिला और गोल्ड मेडल मिला। अच्छा जी, वेरी नाइस। सेकंड पोजीशन में सिल्वर मेडल और 50,000 रुपीज़ 50,000 रुपया। वाह वाह वाह, क्या बात। और जो थर्ड पोजीशन है उसके 10,000 एंड सिल्वर मेडल है। बात ये होती है कि पैसे की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप मेहनत लगन करते हैं तो आपकी एक हौसला अफजाई के लिए होती है। बिल्कुल, अब ये उसके बाद हौसला में, हाँ, अफजाई है। हौसला और अफजाई है। बेसिकली ये उन तालीमी इदारों को अप्रिशिएट हम कर रहे हैं जो अपने बच्चों की तरबियत के मतलब तालीम देने के साथ साथ वो बच्चों की ऐसी तरबियत भी कर रहे हैं कि वो इस लेवल पर आके खड़े होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्या बात है मैडम, आखिर में जी, क्या मैं पैगाम यही है आपकी बताना तरफ से? चाह रही थी कि मतलब जैसे बच्चों को हम चाहते हैं कि जैसे तालीम के साथ साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी बच्चे पार्टिसिपेट करें। आप देखते हैं आजकल गैजेट्स है और बस उसके अलावा कोई बच्चों की कोई फिजिकल एक्टिविटी, तो बच्चों को इस तरह की जो मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। अच्छा, अगर जो भी इसमें एनरोल करवाना चाहता है, हमारे पेज का लिंक है, मतलब पाकिस्तान सोल्यूशन के नाम से FB पे हमारा पेज है, उस पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। अगर किसी को भी कोई क्वेरीज हो तो उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनको डिटेल से जो भी गाइडेंस होगी हम उनको दे देंगे। क्या बात है जी, ज़बरदस्त जी। इसी तरह फिजिकल एक्टिविटीज़ आप लोग लेकर आते रहें, बच्चों की नशोनुमा के लिए आगे बढ़ाते रहें, बहुत बड़ी बात है और अच्छा इकदाम है बच्चों के लिए, खासतौर पे कॉन्फिडेंस भी बच्चों का बूस्ट होता है जी। बहुत शुक्रिया अंजुला वसीम साहिबा और हमारी डॉक्टर जवेरिया बहन, आपका बेहद शुक्रिया कि आप आप कोऑर्डिनेटर, रीजनल कोऑर्डिनेटर की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान सोल्यूशन में, और बच्चों के लिए खिदमत करें। 650 बच्चे, 650 स्कूल्स जो हैं ये उसमें से बच्चों को कैटर करेंगे, और कौन आगे जाएगा ये तो बहुत बताएगा, लेकिन सबने मेहनत लगन के साथ और फिजिकल एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ना है, और फिर जनाब अली फिर आगे बढ़ते पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। अपना रखेंगे बहुत सारा ख्याल। ना से मैं कहीं नहीं जा रहा बल्कि ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद जनाब बड़ा ख़ास वक्त हुआ चाहता है। टेलीविज़न की दुनिया एक तारीख़ रखती है, वर्ल्ड टेलीविज़न डे जिसे कहा जाता है अगर आप किसी, तो हम वो ज़रा मना रहे हैं, और आज हम टेलीविज़न पे भी इसको ज़रा देखेंगे। हमारे बड़े ज़बरदस्त से गेस्ट आ रहे हैं, बड़ा वसी तजर्बा है, इनके पेरेंट्स का भी बड़ा वसी तजर्बा है, उनसे भी बात करेंगे जो हमारे गेस्ट हैं, और कैसा रहा सफ़र अब तक का, और अब वर्ल्ड डे है तो कैसा है TV का, वो कैसे बना रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वफ़ा वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब अली। हम यहाँ हाजिर हैं और आप वहाँ हाजिर हैं। आपका बेहद शुक्र अदा करेंगे और उस परवरदिगार का सबसे पहले कि उस परवरदिगार ने आज हमें एक और दिन से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मिशन गोल्स हमने पूरे करते हुए और आगे बढ़ते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना, न सिर्फ अपनी बल्कि औरों की ज़िंदगियों में कलर्स करने हैं, भरने हैं, उनको आगे सपोर्ट करना है, आगे लेके जाना है, ताकि वो आगे जाएँ तो अपना नाम रोशन करें और आपको फ़ख्र हो कि यार अल्लाह ताला ने मुझे उस बंदे के लिए चुना था। ये भी खुशकिस्मती है, ना सिर्फ आप ये कहें कि ये मैंने करवाया था, मैं तो नहीं होती साहब, मैं नहीं होती, ये तो ऊपर वाला है जो सब कुछ करा रहा है, सिस्टम को चला रहा है। बस सब्र शुक्र करते रहिए और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते रहिए। आज बात करें जनाब, बड़ा ज़बरदस्त है। आज का जो दिन है बड़ा ख़ास दिन है, क्योंकि इसलिए ख़ास है क्योंकि आज 21 नवंबर है, और तारीख़ की अगर बात करें तो मुल्क दुनिया की तारीख़ में कई अहम वजूहात की बिना पर दर्ज हैं। 21 नवंबर की तारीख़ का ख़ास ताल्लुक़ टेलीविज़न की जादुई सफ़र से है, और दुनिया भर में 21 नवंबर को टेलीविज़न का दिन मनाया जाता है साहब। इसकी वजह यह है कि इसकी तारीख़ को 1966 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पहला वर्ल्ड टेलीविज़न फ़ोरम मुनक़्क़िद किया गया था। इसकी दरियाफ़त की कहानी बहुत दिलचस्प है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में PTV, ना बल्कि हमारा तो PTV है, ना तो TV की अगर बात करें,
क्योंकि हम सबसे पहले PTV है। और बात करें तो मैं टीवी में सिर्फ टेलीविज़न ही नहीं बल्कि एक तफरीही खाना भी है और इसमें हैरत अंगेज़ दिलचस्पी भी है। अब बात ये आती है कि अब ज़माना बड़ा तब्दील होता जा रहा है साहब, अब हो ही गया है। मैं समझता हूँ बहुत से लोगों से अगर कहें कि आप प्रोग्राम देखा था आपने हमारा, हाँ नहीं सर वो अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, जिद्दत आती जा रही है, चेंज आता जा रहा है। तो चेंज तो करना है लेकिन अपने माजी को थोड़ा सा याद रखें तो बड़ा यादगार बनाते रहें तो बड़ा मज़ेदार रहता है। जनाब आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है साहब, और बड़ा वसी तजर्बा है, आप शायर की हैसियत रखते हैं, उर्दू अदब से बड़ा गहरा लगाव है साहब को, और न सिर्फ शाह माई फ़रोग़ कराची का मदीर आला हैं ये, और न सिर्फ बल्कि इनका नाम जना बड़ा खूबसूरत बड़े प्यारे आदमी हैं जो इनको हमने मदऊ किया अपने स्टूडियो में। इनकी अपनी ज़बानी भी सुनेंगे, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश करेंगे, आपके ज़माने की जब आप एंटीना घुमाया करते थे या फिर जो भी, तो वो उस वक्त को याद करते हैं कि यार क्या ज़माना था, अब्बा के साथ बैठ के ब्लैक एंड वाइट TV भी हम देखा करते थे, और उसके बाद वो पुराना से TV और वो बॉक्स पैक और उसको खोलना और उसको लगाना। फिर एक ज़माना आया कि ब्लू स्क्रीन की हुए प्लास्टिक शीट लगा कर भी एक लुत्फ़अंदोज़ होना कि थोड़ा सा कलर मिल जाए, फिर कलर्स के आ जाना, फिर एक रंगीन ज़िंदगी में आके मिक्स हो जाना। तारिक रईस फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज इस पर बात करेंगे वर्ल्ड डे जना TV का। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर भाई आप ठीक हैं? करम मालिका बड़ी नवाजिश, आप तशरीफ़ फरमा हुए और बड़ी खुशी हुई, और बड़ा वासी आपका तो बड़ा वसी तजर्बा है, नाचीज़ आपके सामने अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई तजर्बा नहीं है, बस बहरहाल कोशिश में लगे रहते हैं कुछ ना कुछ जो है। तो माशाल्लाह आपका C21 चैनल ने तो धूम मचाई हुई है माशाल्लाह। और हाँ नहीं मतलब ये कि और हर तमाम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को टच करते हैं और अच्छा कवरेज है माशाल्लाह इसका, जज़ाकल्लाह, और मज़ीद बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया, इस काबिल समझा। अरे नहीं आ रहे सर आप माशाल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ रईस भाई कि कोई इंसान बेमायनी नहीं होता। हम समझते हैं कि यार इसी में टैलेंट है तो बाकियों में नहीं, उसमें फला टैलेंट है तो इसमें नहीं। सर अल्लाह ताला ने दुनिया ऐसे नहीं बना डाली, बिल्कुल। और इसमें बड़े लोग हैं सर और बड़े टैलेंटेड लोग हैं। ये आंख देखने वाली होनी चाहिए कि इसको मैं कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। बेशक सर टेलीविज़न का ज़माना है, और टेलीविज़न की बात की जाए तो एक वसी सर इस पर रोशनी। ये बहुत अच्छा आपने मतलब ये टॉपिक है आज का, और आज का वर्ल्ड TV डे भी है जी। और TV की मतलब इस वक्त जो मीडिया चल रहा है हमारा जो है, उसमें अगर इसकी मैं समझता हूँ कि बाप की हैसियत है तो वो टेलीविज़न को है, मेरा अपना ख्याल है। क्योंकि ये जब TV आया तो उसने एक धूम मचा दी पूरी दुनिया में, और इज्तमाई शऊर जो है उसको उजागर किया सर। और फिर दुनिया को मतलब हम यहाँ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, हम अमेरिका की भी बातें देख रहे हैं, हम ये चाइना की भी देख रहे हैं। ये एक तरह का एक लिंक्स भी पैदा किए, राब्ते भी बढ़े, और ये कि शऊर पैदा हुआ, मतलब मालूमात हुई दूसरे मुल्कों की कि भाई वहाँ क्या कल्चर है, जो इसके पहले में सिर्फ अखबारात या रसाइल थे। जी हाँ जी हाँ। तो ये सिलसिला पहले जैसे अखबारात का था, मीडिया अखबारात था, रसाइल थे, फिर सिनेमा था, मगर वो जब TV आया तो ये एक रोमांस आ गया इसके अंदर। अच्छा। क्योंकि एक चलती फिरती चीज़ नज़र आई तो एक रोमांस आ गया, और उसकी मतलब एक धूम हुई, और घर घर में मतलब ये कि ये किसी तरह TV देख लिया जाए। सर लाहौर में मेरे नाना के घर सबसे पहला TV आया, सबसे पहला TV माशाल्लाह पूरे लाहौर में, माशाल्लाह। क्योंकि उनका APP से ताल्लुक़ रहा है। अच्छा। इंडिया में PPI। तो यहाँ जब आए थे तो पहला TV जो NEC का था वो। हाँ NEC था, बिल्कुल NEC। तो सबसे पहला TV जो है वो जब आया था तो पूरा मोहल्ला जो है वो एक TV के आगे जो है वो मैं इस पर मुझे याद आ गया कि हमारे घर में जब TV नहीं था, ये तो 68 वगैरह की बात है, तो फ़िलिप्स वाले जो हैं, फ़िलिप्स कंपनी जो थी वो टेलीविज़न रख के जाते थे। अच्छा। एक दिन के लिए। अच्छा। तो हमारे घर भी, क्योंकि रोड फेसिंग था, पापोश नगर नाज़ाबाद कराची। अच्छा। तो रोड फेसिंग था, तो वो हमारे घर एक दिन के लिए 1968 की बात है, क्योंकि उसके बाद हमने TV ले लिया था। अच्छा। तो वो हमने हमारे घर में उन्होंने रखा एक दिन के लिए, तो पूरे मोहल्ले के बच्चे जमा हो गए। अरे उसको कोई चीज़ नहीं, नज़र ही नहीं हटा रहे। अच्छा। वो पूरी रात तक वो TV देखा, हमने भी देखा।
और उसके बाद सुबह आके ले गए और शाम को दूसरे दिन फिर बच्चे आ गए, भाई टीवी दिखाएं। हमने कहा भाई नहीं है, नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, कल तो था। हमने कहा भाई वो ले गए जिनका था। तो ये इस तरह की प्रमोशन हुई। तो ये इसके अलावा जो पार्क्स होते थे वहाँ पे भी छोटे छोटे टीवी लगाए थे उस ज़माने में। वो मेरे बचपन का ज़माना है। ये बहुत पुरानी बात है। 64 पार्क्स में भी टीवी लगाए गए थे? पार्क्स में छोटे टीवी होते थे, उसमें कार्टून वार्टून होते थे। ओके, जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट मैच होता है तो स्क्रीनिंग होती है, अब होती है ना स्क्रीन, वो छोटे छोटे होते थे पहले। अच्छा। तो वो मुझे याद है 64 65 इस ज़माने की जैसे बात। स्टेशन पे भी टीवी लगा होते थे एक ज़माने। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये इस तरह शुरू हुआ और फिर अब जो मतलब बड़े बड़े वाक़यात जो ज़माने में हुए हैं जो अब नहीं हुए, जैसे कि चांद पे इंसान का कदम, जी जी जी, ये ऑलमोस्ट 69 की बात है। नील आर्मस्ट्रांग ने रखा, तो वो हमने टीवी पे बराह रास्त देखा। अच्छा। फिर 70 का ज़माना आया तो इलेक्शन जो पाकिस्तान में हुए थे, ओके, जो बहुत मतलब मशहूर हो गए वो, तो वो भी हमने टीवी पे ही देखे। और उसके रात भर हम उसको देखते थे। हमारा तो इंटरेस्ट ये होता था, उसमें फिल्म आती थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद रिजल्ट आ रहे हैं, साथ में फिल्म दिखा रहे हैं। हाँ, फिल्म के टुकड़ा जी, वो उसका थोड़ा टुकड़ा फिर रह गया, फिर रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद फिल्म। तो वो था, बहुत दिलचस्प प्रोग्राम उस ज़माने में रहे। फिर ये कि वार हो गई, ओके, 71 वार, वो भी हमने टीवी पे मतलब उसके जो खबरें थीं और जो शहरी दिफा के, सिविल डिफेंस के जो प्रोग्राम आते थे कि भाई आप इस तरह एहतियात करें, इस तरह सायरन बजे तो इसका ये मतलब है कि भाई वो एयर अटैक हो गया है, और जब ये सायरन बजे तो समझें कि एयर अटैक क्लियर हो गया है। तो इस तरह की वो इन्फॉर्मेशंस। जी हाँ। मगर ये है कि जो हम टीवी लेके चले थे, टीवी के जो मकासद थे वो मस्बत थे। पहले जो थे मुस्बत मकासद थे कि कुछ तालीम होती थी, ज़राई तालीम भी दी जाती थी, बच्चों की तालीम भी होती थी, तालीम बालगा भी होता था। जी 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 जी, है ना। तो इस तरह का था, उससे फ़वाइद लेते थे। मगर वो अब होते 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 अब ये ज़माना आ गया है कि टीवी की शक्ल वो मोबाइल में हो गई है। अच्छा, मगर मैं ये कहता हूँ जैसे आप कंप्यूटर में आप देखें कि CPU था जी, उसके बाद लैपटॉप आया और अब ये मोबाइल में आ गया। मगर जो अहमियत CPU की है, पहले तो पूरा कमरा था। हाँ, नहीं वो तो था, वो शुरू की बात, 60 की बात। नहीं, अभी भी आप जो इत्मीनान आपको उसी में CPU में आता है ना, वो मोबाइल में नहीं वो मोबाइल में नहीं आ, जब उसमें बैठ के अपने लिखेंगे पर सुकून होता है। स्क्रीन भी बड़ी है, पता चलता है। अब वो यही अब टीवी की बात कर रहा हूँ मैं। टीवी में भी असल मज़ा उसी में है ना, कि फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं। मगर अब बहुत माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने हुदूद जो है क्रॉस कर ली हैं। ख़ासकर बिलखुसूस मैं पाकिस्तान की अपने कल्चर की बात करूं तो ड्रामे हो गए या फीचर्स हो गए, तो वो जो हुदूद हैं वो होनी चाहिए। भाई आप मजहबी नहीं तो अखलाकी तो हुदूद होती हैं। आप अखलाकी हुदूद का एक दायरा, उसको अनसीन दायरा होना चाहिए। जी, आप उसके अंदर रह के आप करें कि कम से कम फैमिली बैठ के देखे तो ड्रामे। और हमारे यहाँ तो अब ड्रामे तो मोबाइल तो चले, मोबाइल तो हदें पार कर चुके हैं। हमारे यहाँ तो ड्रामे नहीं देखे जाते। हमारे यहाँ प्राइवेट चैनल्स के ऊपर इस तरह के कमर्शियलिज्म इतना आ गया है। कमर्शियलिज्म की भी एक हद होती है। मैं समझता हूँ सरकार को भी इसमें तवज्जो देनी चाहिए। एक हुदूद मुतय्यन करें कि आप ये सोचें कि आप अपने बच्चों या अपनी बेटियों और बहनों के साथ मिलकर एक ड्रामा देख सकते हैं। ये चीज़ अगर अपने पर नाफिज कर लेंगे तो आप खुद ही सर उसका असर होने लग गया है। पहले तो पीटीवी पर चलने वाले ड्रामों से बड़ा सबक आमेज किस्म के मज़मून पर काम होता हुआ करता था। बिल्कुल। और उसमें जो भी एक आर्टिस्ट होता था, सीनियर आर्टिस्ट होते थे, तो वो उसके साथ अगर बच्चा साथ बैठा हुआ ड्रामे का कोई शक्ल है तो उसमें भी वो एक उर्दू का ख़ास लफ्ज़ का इस्तेमाल ये चुनाव करते थे। तो उसमें बच्ची पूछती थी बाबा इसका क्या मतलब है। जी जी। अब जैसे हम बात करेंगे इसमें ग्रामी, हम आज के बच्चे से अगर पूछें नहीं तो नहीं मालूम, नहीं है। वो कहते हैं इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं। हाँ, बल देखें अब आप ये तो उर्दू का लैंग्वेज का जो है वो तो बेड़ा गर्क हो गया है। इसमें मतलब खुल के कहने दीजिए आप। मीडिया ने तो बस बाजे बजा दिया है। क्या करें अब देखें ना, ये कुछ मतलब हमारी रिवायात हैं, अक़दार हैं, हमारी तारीख है, तो उसका तो ख्याल करें। उससे दूर होते जा रहे हैं, बहुत दूर हो गए। दूर क्या, बहुत दूर हो गए। कॉलर है हमारे साथ सर रईस भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर आपकी आवाज़ तो सर जानी मानी है सर, पहचानते हैं माशाल्लाह। आप भी तो हमारे गेस्ट, देखिए आप ऐसे गेस्ट हैं हमारे, हमारा आपसे जो है ना फोनिक रब्ता है, टेलीफोनिक रब्ता, बहुत बड़ा रब्ता है। C21 एक्चुअली देखिए बात ये है कि इसका ताल्लुक कराची से बड़ा गहरा है। तबीयत सही है आपकी?
तबीयत सही है आज, मुझे नासाज बिल्कुल लगे। सही है, जरा गला थोड़ा खराब है। लेकिन देखो बात ठीक है, मैं तो खैर 2008 से तमाम चैनल से फोन करता हूँ, चैनल्स मुझे कॉल करते हैं, फीडबैक लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मीडिया से मेरा ताल्लुक आज से अगर मेरी उम्र है 62 साल। रईस भाई को पहले सलाम हो, क्योंकि बड़ी बुरी बात है कि मैंने नाम नहीं इनको किया। वालेकुम अस्सलाम। बेहतरीन गुफ्तगू थी। देखिए इस किस्म के लोग जिससे हम सीखते हैं, इंस्टीट्यूशन है ये बेसिकली, अदब से भी ताल्लुक है। पीटीवी होता था, एक शुरू होता था, एक तरीक़ेकार होता है, उसके अंदर मुझे अच्छी तरह याद है, एक कोई बसीरा शुरू होता था, फिर उसके बाद एक प्रोग्राम होता था, बच्चों का प्रोग्राम होता था, फिर एक साइंस फिक्शन के प्रोग्राम के हमारे लई साहब साहब करते थे। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते, सब सीखते थे ना, और जो लोग आते थे उनको एक निगार पैदा करता था। पीटीवी हो गया, रेडियो पाकिस्तान हो गया, उसमें होता कि आपको तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी और सिखाते थे, एक इंसान का बच्चा बना देते थे। मैं आपको यकीन करें, मेरे एक दोस्त है शमशाद, वो वॉइस ओवर भी करते हैं, आर्टिस्ट है शमशाद अली खान। वो यानी उनकी ज़बान मादरी उर्दू नहीं थी, लेकिन इतनी खूबसूरत उन्होंने सीखी उर्दू ये टीवी से और रेडियो से कि आज वो एक माशाल्लाह बेहतरीन आर्टिस्ट भी हैं और अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन सवाल मेरा इनसे ये कि देखिए हम तो इस दौर 1960s की पैदावार है ना रईस भाई, मतलब कि हमें देख के अफसोस होता है। लेकिन ये चीजें जिस तरह हो रही है, और वह बगैर ट्रेनिंग के बगैर उस्ताद के लोग आ गए हैं, और जो भी टिकटॉकर टाइप के लोग आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि जो आप पैरामीटर्स हमारे जमाने में बाउंड्रीज थी ना, उस बाउंड्रीज को हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन मुझे ये हद इसकी समझ नहीं आती कि इसकी हद क्या होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट मुझे आपको पसंद नहीं आ रही ना, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि नई जनरेशन का जो पैरामीटर से अखलाकियत का डिफरेंट हो गया जी। तो ये बात मुझे करनी है। और एक दूसरी बात, अजहर भाई का मैंने बहुत टाइम लिया, मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारे जैसे लोग हैं ना, हम बहुत अच्छा स्टफ देखना चाहते हैं, लेकिन अब हमारे में स्टफ हमें नहीं अवेलेबल है। हमारे टीवी को चाहिए जो आपने दिखाना है भाई दिखाए, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए 60 लोग उनके लिए भी तो स्लॉट करते ना। ऐसा नहीं होता कि सब लोग की होता है, तो ये जनरलाइज होना चाहिए, जमाजानों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए। तो बच्चों का स्टफ भी निकल चुका है माशाल्लाह, हमारे बच्चों का स्टफ भी बड़े वाले स्टफ हो गए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यही है भाई सर, बहुत अच्छी बातें की हैं भाई साहब ने, और यही के पैरामीटर्स जो है मुतय्यन होने चाहिए। और ये कि जैसे मैंने अभी वो सर्किल की बात की थी, वही बात उन्होंने भी की है कि एक हुदूद होने चाहिए, ताकि हमें अगर अपना माशरा जो है वो सही ढंग पे रखना है, वरना तो फिर क्या कहते हैं मादर पिदर आज़ाद जिसको कहते हैं वो माशरा हो जाएगा। और ये थोड़ा जो चैनल्स है इनको भी मतलब कोई डायरेक्शंस देनी चाहिए कि भाई आप जो है ना, आप हमारे पाकिस्तान के माशरे के लिए ड्रामे लिख रहे हैं या फिल्में बना रहे हैं, और यहाँ पे जो है अभी हमारे यहाँ इतना बुरा नहीं हुआ है हमारा फैमिली कल्चर के जी आप सब कुछ इसको बर्दाश्त कर लें। हमारा फैमिली कल्चर है, हम जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, तो माँ बाप भी साथ बैठे होते हैं, बीवी बच्चे भी होते हैं, तो इस तरह का स्टफ दें जो मतलब एक्सेप्टेबल हो, एक नोबल फैमिली जो घराने हैं उसमें एक्सेप्टेबल हो। मतलब हम नहीं देखते, हम बंद कर देते हैं ऐसे प्रोग्राम, क्या करें, ये मजबूरी है। तो अल्लाह ताला अपना रहम करम फरमाए। रईस भाई वक्त की बड़ी कमी है और ज़ाहिर न्यूज़ चैनल है तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जी। सर आप आए, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ी, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत आपकी, बहुत बाकी एंटीना तो नहीं रहा, केबल भी अब ना होने के बराबर, सब खत्म हो गया। तो वो पुरानी यादों पे ही जिसका हमने सोचा कि आपके साथ थोड़ी गपशप लगाई जाए। और सर आखिर में क्या पैगाम देंगे जल्दी से मुझे? बस ये पैगाम मैंने ये अभी एक पहले कहा है कि जी सरकार को भी चाहिए और जो खुद मीडिया वाले हैं उनको भी चाहिए कि भाई ठीक है कमर्शियलिज्म की तरफ भागें, आप पैसे की तरफ भागें, मगर कुछ अखलाकी अक़दार का भी ख्याल कर रखें, क्योंकि ये फैमिलीज़ जो है ना, अभी हमारा कल्चर वो नहीं आया यूरोप का जी, वो सब अलग अलग हो गए। यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बीवी बच्चे भी साथ हैं, माँ बाप भी साथ में बैठे होते हैं। तो ऐसा कम से कम प्रोग्राम आने चाहिए जो बिला खटके के जी ये अपना पाकिस्तानी चैनल है भाई, अपना पाकिस्तानी चैनल है जनाब अली, तो देखना है और आगे बढ़ना है। सर बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, तशरीफ़ फरमाओ एक मरतबा फिर। और वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है साहब ज़िंदगी में, क्योंकि आगे जो है जो एक और टॉपिक है वर्ल्ड पैनिक्रेटिक कैंसर डे जो है, उसके ऊपर डॉक्टर्स हमें ज्वाइन करेंगे, कैसे बचें, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं अपने सेफ साइड होते हुए। वक्फ़ा बहुत ज़रूरी है, वक्फ़ा लेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके खुदत में हाजिर है और हम वापस आ चुके हैं जनाब अली, हम यहाँ और आप वहाँ जनाब अली। और हम जब ब्रेक से पहले थे हम बहुत चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, टैलेंटेड लोगों को भी मुतारिफ़ करा दिया। ना सिर्फ फिर हमने जनाब आज टीवी डे यानी टेलीविज़न डे भी हमने मना रहा है और बना रहे हैं वर्ल्ड टेलीविज़न डे। और ना सिर्फ अब बात करेंगे, एक और टॉपिक बहुत ख़ास है, क्योंकि ज़रा आखिरी टॉपिक हमारा जो होता है वो ज़रा ख़ास इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम डॉक्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करते हैं और डॉक्टर्स के साथ रहते हुए जो है वो बातें शातें करते हैं जो आपके माइंड में घूम रही होती हैं। लेकिन जो टॉपिक है वो थोड़ा सा
सा डिफरेंट है आज का, वो ये है कि जनाब लबलबे के कैंसर का आलमी दिन बेसिकली जो है वो मनाया जा रहा है, जिसमें 5 लाख अफराद में लबलबे के कैंसर की तशखीस होती है। इसके साथ साथ ज़िंदा रहने की तशखीस थोड़ी सी कम होती है, शरह कम होती है। आलमी लबलबे के कैंसर का दिन इस संगीन बीमारी के बारे में आगाही, तालीम और मालूमात को फ़रोग़ देता है साहब। और ये 2015 में इस इवेंट की बुनियाद रखी गई थी। लबलबे के कैंसर इत्तेहाद के एक इक़दाम के तौर पर यकीनी बनाया जाता है। अब इसमें यह है कि मुख्तलिफ़ तंजीमें और इदारे जो है वो उस पर पूरी दुनिया में शिरकत करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि भाई इसको किस तरीके से हम इसकी आगाही फैलाएँ, किस तरह सेव करें, क्या करें, कैसे करें। बहुत सारे सवालात हैं, वक्त की कमी है, लेकिन हमें ज्वाइन करें जनाब अली डॉक्टर हसन लियाकत मेमन साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गैस्ट्रो, हसन नियाज, हसन साहब वेरी गुड, डबल एस लगवा दिया तुमने सर। सब ठीक है, मज़े में हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर माशाल्लाह। सर आप जो हैं गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं माशाल्लाह और असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत रखते हैं आप, इनसे भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर मरियम नुमान साहिबा हैं जिनका ताल्लुक जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत रखती हैं, हेड ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हैं। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तशरीफ लेकर आए। और आज ये जो दिन फॉर इनवाइटिंग वंस अगेन इन शो, बड़ी नवाज सर। ये आज का दिन जो हम मना रहे हैं, सबसे पहले इस पर रोशनी डालें आप दोनों मिलकर। जी बिल्कुल, बेसिकली जो वर्ल्ड पैंक्रियाटिक कैंसर डे, थैंक्स कि आपने ये बुलवाया और अवेयरनेस के लिए आपने एक प्रोग्राम आपने सेट किया। बेसिकली ये एक ऐसा कैंसर है जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग कैंसर है और जैसे आपने बताया कि 5 लाख के करीब यहाँ पे मर्ज में मुब्तला है। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो लाइक 2020 में इसकी जो तशख़ीस हुई थी 1100 अफराद इसमें मुब्तला हुए थे और सेम ईयर में एवरीवन वॉज डाइड। ये एक रिसर्च है जिसमें सब के सब एक्सपायर हो गए थे। और यही नहीं कि यूरोप में देखें तो जो 5 ईयर मोर्टेलिटी है वो जस्ट 5% है, यानी कि 100 में से सिर्फ 5 बंदे ऐसे हैं जो कि 5 साल तक सर्वाइव कर सकें। सो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है और ये उमूमन उसी एज में पाया जाता है जो कि 50 ईयर्स अबव हों या जो है इसमें किसी को मोटापा हो। मोटापे के लिए हम बहुत सारी पहले ही बातें कर चुके हैं। या अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है हमारी सोसाइटी में भी। इवन जो नमाजी भी हैं, काला निशान भी लगा हुआ है नमाज का, इसके बावजूद वो बेचारे अल्कोहल जैसी बीमारी में मुब्तला हैं, इसमें एडिक्शन हुए हुए हैं। इसके अलावा स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो अगर पेशेंट कोई आते हैं हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ये मोहल्लिक बीमारी है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है, तो बेहतर ये कि इसमें अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है। किसी पेशेंट को अगर ये इस तरह के रिस्क फैक्टर हैं और वो एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है या आंखों का पीलापन हो रहा है या मतली हो रही है या आपके जो है ना वो स्टूल कलर चेंज हो रहे हैं, जी सर, सो आप फ़ौरन जो है ना अपने डॉक्टर से आप रुजू करें और इस चीज़ को एवेल्यूएट करवाएं बजाय इसके कि जो है लेट हो जाए। ओके फाइन। डॉक्टर नवाज साहब, डॉक्टर मरीम साहब प्लीज़ मुझे ये बताएं कि हम जो हमारा ये मकसद क्या है आलमी दिन बनाने का? देखिए, जैसे आप ऑलरेडी आपने बात की, डॉक्टर हसन हैज शेड लाइट ऑन इट कि एक तो डिज़ीज़ ऐसी है कि जो बहुत एडवांसिंग स्टेज पे हमें पता चलती है। ऑल्दो ये बीमारी इतनी कॉमन नहीं है। अगर हम स्टेटिस्टिकली बात करें तो जो पैनक्रेटिक कैंसर यानी लबलबे का कैंसर है वो तकरीबन 12वें नंबर पे आता है। लेकिन ऐसा कैंसर जिससे लोगों की जान चली जाए यानी कैंसर विच आर कॉजिंग डेथ्स, उसमें लबलबे का कैंसर 6 नंबर पे आता है। तो अगर हम इस तरह से देखें कि ऑल्दो ये इतना कॉमन कैंसर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक एडवांस स्टेज पे डायग्नोस होता है तो उसकी वजह से उसकी मॉर्टेलिटी बहुत हाई है। लेकिन यानी बहुत सारे लोग अपनी जान से जा सकते हैं उस बीमारी की वजह से। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दिन के तौर पर अगर इसको मना रहे हैं तो हम एटलीस्ट अपने लोगों में इतनी आगाही दें कि उनको इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पता हो। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये बीमारी जो है वो 80% लोगों में एटलीस्ट स्टेज 3 या स्टेज 4 पे डायग्नोस होती है। और इसकी जो अलामात हैं, इब्तदाई अलामात, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत लेटर स्टेज पे पता चलती हैं। और जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात आती हैं लोगों को, वो इतने वेग होती हैं जिसकी वजह से इसका डायग्नोसिस यानी तशख़ीस अमूमन लेट हो जाती है। तो बहुत ही वेग सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर किसी को मुस्तकिल पेट में किसी किस्म का दर्द रह रहा है जो कि अमूमन बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है, या वज़न में तेज़ी से कमी आ रही है, या भूख का ख़त्म हो जाना, तो ये इतने वेग सिम्टम्स हैं जिसके लिए फ़ौरन अमूमन हम इतना कोई ख़तरनाक डायग्नोसिस के बारे में नहीं सोचते। इसी तरीके से ऑलरेडी डॉक्टर हसन ने बात की कि अगर किसी को पीलिया हो रहा है, आँखों का पीलापन है, जिल्द का पीलापन है, या स्टूल के कलर में किसी किस्म की चेंजेस हैं, यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो ये सारी वो अलामात हैं जिनके लिए फ़ौरन जल्द अज जल्द जो है वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी है तो अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाए। क्योंकि हम स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग हम कहते हैं कि अर्ली स्टेज पे जो कैंसर्स डायग्नोस होते हैं उनका जो 5 ईयर सर्वाइवल है यानी वो एटलीस्ट 27% है। ऑन द कॉन्ट्ररी जो 80% लोग जो कि लेटर स्टेज पे डायग्नोस होते हैं यानी स्टेज 3 में या स्टेज 4 में जिनकी बीमारी फैल गई होती है,
उनका जो 5 ईयर सर्वाइवल है वो अनफॉर्चुनेटली इट्स हार्डली 7 to 9%। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है सर्वाइवल में कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई भी इस किस्म के सिम्टम्स हैं तो उनको फ़ौरन जल्द अज जल्द चेक करवा लिया जाए। लबलबा है क्या, पहले इसको क्लियर करेगा हमारे आम नाज़रीन के लिए, कहीं वो शुगर वाला लबलबा? देखें, जो लबलबा है वो हमारे निज़ाम हाज़मा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि पेट में अमूमन हम कहते हैं मैदे के पीछे पाया जाता है। और इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक तो ये निज़ाम हाज़मा के कुछ एंजाइम्स बनाता है, दूसरा बॉडी में जैसे आपने कहा कि शुगर कंट्रोल के लिए ये हार्मोन बनाता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। इसी वजह से हम अक्सर ये भी देखते हैं कि वो लोग जिनको पैनक्रियाटिक कैंसर यानी लबलबे का कैंसर डायग्नोस होता है, अक्सर वो टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ आते हैं, यानी उनको नई शुगर डायग्नोस हुई, साथ में कोई और सिम्टम्स आए और पता चला कि वो पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से हो रहे थे। अब जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, बहुत से तारीफ कर रहे होंगे, हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है, हाँ स्टूल का कलर ऐसा तो नहीं आ रहा, लाइक दर्द हो रहा है, मैं पीला पीला सा लग रहा हूँ, तुम्हें तो नहीं लग रहा? मैं होता है ना हमारे यहाँ अक्सर ऐसे ही पेशेंट आते हैं, लाइक गूगल पढ़ के आते हैं। गूगल, हाँ। तो गूगल में आपको सबसे पहले ना आपको वहीं लेके जाता है जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। लाइक वो पहले आपको बताएगा कि आपको ना वो कैंसर हो गया है, एपिक्सी पेन हो रहा है, यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। सो वो बेचारे तो अपने ऊपर तारीख कर लेते हैं, वो वाली आपकी वाली बात कि बीमारी होती कुछ नहीं, मर्ज नहीं है। क्यों देखिए ना, ये बेसिकली एक लबलब आप जो पूछे थे क्या चीज़ है, इट हैज़ दी 2 फंक्शंस, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जैसे आपने बताया उन्होंने कि जो हमारे जो निज़ाम हाज़मा है उसको बेसिकली कंट्रोल करता है, कुछ जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। एंडोक्राइन में आपकी जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, जो कि आपको शुगर लेवल को बरकरार किए रखते हैं। अगर इसमें से एक भी डैमेज या ऊपर नीचे हो जाए तो फिर इसमें शुगर या डायबिटीज़ जैसी जो बीमारियाँ हो सकती हैं। उसमें फिर 2 किस्म है, यंग एज में होता है तो उसमें जो पैंक्रियास टोटली जो है ना वो बीटा सेल शट डाउन होता है, उसमें आपको इंसुलिन ही लेनी पड़ती है आपको। जो 50 ईयर्स अबव होते हैं या ओल्ड एज में होता है उसमें आपने ग्लूकागॉन लेना होता है, उसमें जो मेडिसिन लेनी होती है जिससे आपकी जो है ना वो बीटा सेल्स की फंक्शन इंक्रीज़ हो और इंसुलिन को रिलीज़ किया जाए उसको। तो अगेन के अगर आपको जो है लाइक 50 ईयर्स बिलो अगर आपको कंडीशन आ रही है, एपिक्सी पेन आ रहा है, तो उसमें इतना परेशान कोई बात नहीं। लेकिन 50 ईयर्स से अबव उसमें ज़्यादा है, एसोसिएटेड विद दी जॉन्डिस, पीलापन हो रहा हो, वेट लॉस आपको हो रहा हो, ये अलार्मिंग साइन है। साथ में पीलापन होता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को पीला हुआ आगे डॉक्टर साहब मुझे इतना जिगर का मसला है मुझे। अरे भाई, पीलापन की बहुत सारी वजूहत होती हैं, बहुत सी अलामत होती हैं। कुछ होती हैं जो कि ए या ई है, वो सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह के पीलापन साथ में खारिश भी हो रही है किसी को, 7% ही ऐसे 7वें नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। हाँ, तुझे घबराना नहीं आता। अगर किसी को किसी को पीलिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, एज आपकी अब 50 ईयर्स है और आपको जो है ना वो जिस्म में खारिश भी आपको हो रही है, तो ये सारे जो अलामत होती हैं ना, ये बेसिकली जो है पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा की वजह से होती हैं। जैसे बताया कि ये उमूमन स्टेज 3 और 4 में होते हैं। लाइक पैंक्रियाटिक हेड में अगर किसी को है कैंसर, हल्का फुल्का स्मॉल है, और स्टेज 1 वो इतना पता लगेगा नहीं, हल्का फुल्का पेन होगा, पेशेंट कहते हैं यार मुझे आप इंजेक्शन लगा दें, जीपी के पास पहुँचेगा और उसने जो इंजेक्शन लगा के उसको भेज दे घर पे। लेकिन वो रिकन होता रहेगा, वो समझेगा मुझे डायलिसिस हो रहा है, और फिर हल्के हल्के ना चीज़ एडवांस हो जाती है। तो बेसिकली आज बताने का मकसद ये कि ये सिम्टम्स हैं उसमें, या ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, या चले एक और रिस्क फैक्टर बता दूं जो कि 10% रन कर रहा होता है फैमिली में। लाइक आपके फैमिली में किसी को अगर और किसी को पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा है या ब्रेस्ट कार्सिनोमा भी है किसी को अगर, और उसमें एक जीन करवाई जाती है BRCA जीन, अगर फैमिली में वो रन कर रही है तो आपका बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन कंडीशन में आपने थोड़ा सा अलर्ट होना है। डॉक्टर मरियम, मैं आपकी तरफ आऊँगा, मुझे बताएंगे समटाइम पेट में दर्द हो जाता है, लोग या मैदे की शिकायत का होता है, लोग राज़ी खा लेते हैं, खाने से पहले भी राज़ी खा लेते हैं, जिनको मेडिसिन बहुत सारी लेते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि आप भी ले लें, तो और फिर कुछ लोग कहीं खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है, तो इसका थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें, फिर मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, ज़बरदस्त आ रहा है। देखें, बहुत सारे कॉमन ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिसके लिए बहुत कॉमनली लोग ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो अवेलेबल हैं वो लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे एंटासिड्स वगैरह जो कि अमूमन जो मैदे में इस तरह का दर्द है वो लोगों को एसिडिटी की वजह से होता है, जिसके लिए बहुत सारे लोग कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इख्तियार करते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल हैं। लेकिन जब भी हम इस तरह के डायग्नोसिस या इस तरह की अवेयरनेस की बात करते हैं तो हम हमेशा लोगों को ये बताते हैं कि कोई ऐसा सिम्टम जो आपको लंबे अरसे तक रह रहा है और वो सेटल नहीं हो रहा,
फॉर एग्जांपल किसी को एक दिन दर्द हुआ और वो उसने सिम्टोमेटिक दवाई ली और वो बेहतर हो गया, तो मे बी दैट्स नॉट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी को ऐसा दर्द है जो कि रिकरेंट रह रहा है, बार बार हो रहा है, दवाई लेते हैं ठीक हो जा रहा है, फिर नहीं ठीक हो रहा है, तो वो वाली चीज़ है जिसके लिए दिखाना चाहिए। और ऑल्दो हम पैनक्रियाटिक कैंसर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि हम एक अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं तो मैं ये वाली बात साथ में ऐड करना चाहूँगी कि अगर जिस्म में किसी भी किस्म का कोई ऐसा ज़ख़म भी है या कोई लंप है जो कि लंबे अरसे तक आप महसूस कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा है, बेशक वो पेन फ्री है, तो उसको ज़रूर एक दफ़ा जाकर दिखा लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि सारे ज़ख़म, सारे लम्ब, सारे दर्द खुदा ना खास्ता कैंसर के हों, लेकिन जो डेंजरस डायग्नोसिस है जिसको अगर हम जल्दी डायग्नोस कर लेंगे तो उससे फ़ायदा हो जाएगा, तो इसलिए उसके लिए दिखा लेना। डॉक्टर साहब ने कहा कि 58 के बाद सबसे ज़्यादा अमूमन देखा जाता है। देखिए जब हम एज की बात करते हैं तो अमूमन स्टार्टिंग एज 45 और फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम इवन अपनी कंट्री में भी बहुत सारे अर्ली डायग्नोसिस भी देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने एज स्पेसिफिक होने के बजाय मैंने कहा है कि अगर कोई ऐसा सिम्टम है जो कि लंबे अरसे तक रह रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा ओवर द काउंटर मेडिकेशन से, तो फिर इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने करीबी डॉक्टर को दिखा लें। आपने बिल्कुल एक बात की थी कि हम प्रिवेंशन की बात करें, तो जब भी हम कैंसर्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जिनके लिए हमारे पास प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसको हम स्क्रीन कर सकते हैं, जल्दी उसकी तशखीस कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर है, आंतों का कैंसर है, उनकी हम जल्दी तशखीस कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पैनक्रियाटिक कैंसर के लिए हमारे पास कोई डेफिनेटिव गाइडलाइंस नहीं है जो हमें कहती हैं कि हम किसी तरीके से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो देखें उन रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे हाथ में है। जैसे कि हम जब रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमने कहा स्मोकिंग है, स्मोकिंग सेसेशन हमारे हाथ में है। तमाम वो लोग जो कि सिगरेट का एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी इस हैबिट को चेंज करें। निकोटीन गम्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को कट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह अगर एक्सेसिव ड्रिंकर्स हैं उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को स्लोली कम करें। ओबेसिटी है, तेज़ी के साथ वज़न का बढ़ना है, और जो हाई कैलोरी डाइट हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है, स्पेसिफिकली प्रोसेस्ड फूड, प्रेजर्वेटिव्स वाला फूड, अब उसका एक्सेस इतना आसान है, इवन हमारी जो यंग जनरेशन है उसके लिए जस्ट अ क्लिक अवे बहुत आसान एक्सेस है इन तमाम खाने पीने की चीज़ों के लिए। तो वो रिस्क फैक्टर्स जो कि हमारे हाथ में हैं, जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे हमें ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ पैनक्रियाटिक कैंसर बल्कि शुगर का रिस्क है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क है, और बहुत सारे रिस्क से हम बच सकते हैं अगर हम एक ओवरऑल हेल्दी अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें। ठीक है डॉक्टर साहब, जब दिल करता है फलां दवाई खा ली, एसिडिक चले जी, फलां राइजिक खा लिया, या गैस का सिरप पी लिया, अपनी मर्ज़ी के मालिक, तुम मुझे फ़ायदा होता तुम पी लो। जी, सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग है, जो हम डील कर रहे हैं हम लोग डेली रूटीन लाइफ में ना। अच्छा, इस लिहाज से मैं थोड़ा सा मैं बताऊँ आपको, अगर किसी को अगर पेन हुआ, किसी को उसने ब्रूफिन ली एंड उसको ठीक हो गया, अगले बंदे को वही प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन पेशेंट को डेंगू चल रहा है, कोई मलेरिया फीवर चल रहा है, उसको वो पेन चल रहा है, उसने ब्रूफिन दे दी, उसको और वर्स कर देगा, उसको और ख़राब कर देगा। तो फिर इस तरह सेल्फ मेडिकेशन ना और ज़्यादा डैमेजिंग होता है। अच्छा, दूसरी बात है कि हमारे यहाँ जो इंजेक्टेबल्स का बड़ा इशू है कि फ़ौरन जीपी के पास गए, पेन हो रहा है, फ़ौरन लगवा लिया आपने। तो अभी मेरे पास एक रिसेंटली एक पेशेंट आया था मेरे पास डिरेंज एलेप्टिस से, एंजाइम ख़राब हो गए थे, फुल ब्लोन सेप्सिस में था उसका, जो है ना वो मैंने एग्जामिन किया, फर्दर पता लगा कि लेफ्ट हैंड पूरा सेलुलाइटिस हुआ था उसका। तो मैंने वो ऑर्थोपेडिक से रिव्यू लिया, ऑर्थोपेडिक में देखा, मैंने कहा डिब्राइडमेंट करनी पड़ेगी, ख़राब हो चुका काफ़ी उसका। तो उसका जो है डिब्राइडमेंट करने के लिए ओटी लेके गए, फिर वो अटेंडेंट से बात किया कि हमने ओपन तो किया लेकिन इतना ख़राब हो गया है कि ये इसको पूरा एम्पुटेशन करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। और फाइनली इट एंड अप विद द एम्पुटेशन। रीज़न क्या बनी कि पेशेंट ने जस्ट 2 दिन पहले एक वारंट का इंजेक्शन लगवाया था। अच्छा, जस्ट फॉर कि एप्लीकेटिव पेन हो रहा है और उसमें इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद पेशेंट जो है में दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगवा लिया वारंट का, उसका रिएक्शन हो गया, हाथ उसका वो कट गया। उसके बाद हमारे पास आया कि यार ये मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ मेडिकेशन कि फ़ौरन जाके इंजेक्शन लगवा लूँ मैं ठीक हो जाऊँगा। यू हैव टू कंसर्न विद द स्पेशलिस्ट कि भाई सर पैसे बचाने ना, मैं पैसे नहीं है डॉक्टर पे देने के लिए, मतलब आज मैं खुद कर लूँ, सुनो खाला, हाँ मैं क्या करूँ, बड़ा दर्द हो रहा है, तुम ये खा लो, अब उसके तुम वहाँ चली जाओ, मैंने वारंट का इंजेक्शन लगाया जैसे आपने कहा, तो खुदा ना खासा ये अनफॉर्चुनेटली आप कहीं भी देखें ना, तो हमारे पास बेसिकली एक बजट वो नहीं है मेडिकल के लिए,
इवन मैं अगर अपनी नहीं बात बजट करूं, होता हम- है, हर साल बजट आता है, वो निकलता नहीं और बात अपने लिए लाइक मैं अगर अपने घर की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने महीने के एंड पे हर चीज़ का बजट निकालूंगा, लेकिन अपने जो मेडिकल जो इशूज़ है ना उसके लिए बजट नहीं निकालूंगा जाहिर है, मैं। हाँ। उसके लिए भी बजट निकालना चाहिए मुझे कि ये चीज़ है, उसमें कुछ लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बजट बना कर रखना है कि भाई ये चीज़ें हैं, मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है। अब प्रिवेंशन के लिए, अर्ली डायग्नोसिस के लिए मुझे उस पर हेल्प वो करनी है उस पर, और लाइक मुझे हेल्दी जो ट्रीटमेंट है, हेल्दी डाइट्स हैं वो लेने, लाइक ये नहीं कि रात के 12 बजे आप फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ऑयली मीट खा रहे हैं, कोई मर्जी हाई की फाइबर मालिक डाइट है ना। नहीं है, खा के आप लेट रहे हैं, तो वो क्या ये हम सब जायके के लिए चीज़ें चीज़ें हैं एग्जैक्टली, बस। तो ये सब जो चीज़ें नहीं कार्सिनोजेंस हैं, जाके वो आपको ना सिर्फ पेंक्रियास को, डिफरेंट जो बॉडी ट्यूमर्स हैं सारे इससे लिंक्ड होते हैं। अच्छा है ना? खाते ही सो गए, अब मैदे में पड़ा हुआ है। हाँ, वो इंडाइजेशन करेगा, ऑब्वियस बात है, फिर वो आपको जो है ना वो स्लोली ग्रेजुअली आपकी जो है वो लाइक आपने जो फ्रेंच फ्राइज खाया आपने, जो वो पका के वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और दैट्स रियली लीथल, ना सिर्फ कैंसर बल्कि आपके जो है वो कार्डिक अटैक्स के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कार्डिक अरेस्ट हो सकता है Okay, आपको, fine. रीनल शटडाउन हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, फैटी लिवर हो सकता है, फैटी लीवर भी हो सकता है जनाब, तो आपने ख्याल करना है और रात में खा के नहीं सोना। अब बाहर का नहीं खाएं यार, सिंपल सी और बात इवन है। फैटी पैंक्रियास भी होता है, अभी फैटी पैंक्रियास भी आ गया है। अच्छा Yes. डॉक्टर मलिक साहब ये बताएं कि खुदा न खास्ता किसी को ये जो हमारा टॉपिक है पैनक्रियाटिक कैंसर, किसी को हो गया खुदा न खास्ता, तो अब वो अपना आप को कैसे बचाए? देखें, जब जैसे हमने बात की कि डिज़ीज़ अमूमन एडवांस स्टेज में डायग्नोस होती है, तो जब एडवांस स्टेज में डायग्नोस होती है 80% लोगों की अगर हम पहले बात करें तो वो ऐसी स्टेज में डायग्नोस होता है जब उनकी सर्जरी नहीं हो सकती। Okay. अर्ली स्टेज में अगर बीमारी डायग्नोस होती है तो डायरेक्टली उसकी सर्जरी होती है, जो कि अमूमन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी अर्ली बीमारी का पता चले। जब बीमारी एडवांस स्टेज में डायग्नोस होती है और वो मरीज़ जो कि फ़िट है, जिसका चलना फिरना चीज़ें बेहतर हैं, तो उनको हम ट्रीटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं जिसमें कि सिस्टमिक थेरेपी, कीमोथेरेपी और दूसरी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं सबको ये वाली बात बता सकूं कि जब मरीज़ एडवांस स्टेज में हमारे पास आता है तो उसको किसी भी किस्म की थेरेपी ऑफ़र करने के लिए हमें बीमारी को कंफर्म डायग्नोस करना होता है। बीमारी को कंफर्म डायग्नोस करने के लिए हमें टिश्यू सैम्पलिंग यानी बायोप्सी की ज़रूरत होती है, जिसमें अमूमन इमेजिंग की मदद से, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन की मदद से या एंडोस्कोपी की मदद से बीमारी का छोटा सा टुकड़ा टेस्ट के लिए लेना है। हमारे यहाँ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर बायोप्सी कराएंगे, नीडल टच होगी तो बीमारी बढ़ जाएगी, बीमारी बढ़ेगी, और इसको हिफाजत भी करनी है अपनी, वक्त की बड़ी कमी तो है। मैं बहुत क्विकली ये बात जी, जी। बताऊंगी कि बायोप्सी करने से बीमारी नहीं बढ़ती। अगर हम बायोप्सी नहीं करवाएंगे तो बीमारी की डायग्नोसिस नहीं हो सकेगी, डायग्नोसिस नहीं हो सकेगी तो हम जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस मिसकॉन्सेप्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई क्लियर करें। करें जनाब अली। सर वक्त की कमी है, मैं माज़रत ख्वाह हूँ, सवाल बहुत सारे हैं और अब आगे जो है सर हसन लियाकत मैम साहब का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर मरीम नुमान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह कि आप लोग तशरीफ़ फरमा हुए और आगाही फैलाई हमने। और जनाब अली हम जा रहे हैं ब्रेक पर, और ब्रेक पे जाने बहुत ज़रूरी है, तो वापस आते हैं, फिर मज़ीद आपसे बात करते हैं। नहीं आप हैं, मैं आपको जो कट कर रहा था चला गया, कट हो गया, चलो कोई बात खत्म हो गया इसके बाद है नहीं। वो जब मैं आपको रोका था ना, उन्होंने वहीं लाहौर से कट दी, वो ब्रेकिंग आ गई। अब हम कंक्लूजन करते हैं, अब आप डिटेल दे दें। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी 10, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज जो है हम बना रहे हैं वर्ल्ड पैनक्रियाटिक कैंसर डे, तो पैनक्रियाटिक डे। सर तो मैडम आप कह रही थी ब्रेक से पहले कि एहतियात, अच्छा एहतियात भी तो बताएं ना ज़रा साथ, वो तो आपने चीज़ें बताई, तशख़ीस का तरीक़ा बता दिया, अब एहतियात कैसे करूँ? देखिए, एहतियात के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। कोशिश करें कि जितना भी बिज़ी हमारा दिन है उसमें से कुछ टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें, 15 से 20 मिनट एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन निकालें एक्सरसाइज के लिए। प्रोसेस्ड फूड, प्रेजर्वेटिव्स वाला खाना, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें और तमाम जंक फूड जो कि बहुत इजीली एक्सेसिबल है, उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। और इसके अलावा जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको चाहिए कि वो किसी ना किसी तरह सिगरेट नोशी को आहिस्ता आहिस्ता करके नहीं, खत्म ये तो करने होगा की नहीं कोशिश आपसे, अब करें। आपने तो वेब शेप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बिल्कुल, अब अनफॉर्चुनेटली वो तो और डबल है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह जो अगर अल्कोहल ड्रिंकिंग है तो उसको भी ग्रेजुअली एंड स्लोली कट डाउन करें, क्योंकि एक्सेसिव ड्रिंकिंग भी एक इसका कोल्ड ड्रिंक भी तो बताएं ना, हमारे बच्चे कितनी कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल सारा जंक फूड शादी ब्याह जिसमें में कोल्ड एक्सेसिव ड्रिंक। स्वीटनेस हैं, फैटी डाइट है, वो सारी चीज़ें हैं। इसी तरह के इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर की हमने बात की थी कि जेनेटिक्स के साथ एसोसिएशन। तो अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, ना सिर्फ इस पैनक्रियाटिक कैंसर की बल्कि ब्रेस्ट कैंसर की, ओवेरियन कैंसर की,
और अगर उनमें किसी भी फैमिली मेम्बर की जेनेटिक टेस्टिंग पॉसिबल है तो वो एक तरीका होता है जिससे फिर हम बाकी लोगों को हाई रिस्क डिफाइन करके उनकी स्क्रीनिंग हाँ, कर जैसे सकते अभी हैं। आपने बात की जेनेटिक की, अगर किसी में किसी को फैमिली में किसी को हुआ हुआ है, शजरे में हमारे है, तो क्या आने वाली औलाद में भी हो सकता है? हम कंफर्म उस वक्त तक नहीं कह सकते जब तक अफेक्टेड फैमिली मेम्बर की जेनेटिक टेस्टिंग ना हो जाए। तो चांस जो कितना होता है? अफेक्टेड फैमिली मेम्बर है उसकी जेनेटिक टेस्टिंग पहले होती है। अच्छा। चांसेस तकरीबन जो पेनक्रियाटिक कैंसर है उसमें 5 to 10% पेनक्रियाटिक अच्छा। कैंसर जो है उनका जेनेटिक एसोसिएशन होता है। अच्छा, तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात डिपेंड नहीं करता है जो बस। क्लोज रिलेटिव्स हैं ना, लाइक क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अप टू 10% तक बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर चाचा है, मामा है, तो वो थोड़ा दूर हो जाते हैं, अच्छा। उसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता जाता है। बट अगेन 90% जो है वो तो फैमिलियल नहीं है, 10% जो है ना वो इससे लिंक्ड हैं। अब इन डॉक्टर साहब ने बात की, मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मैं जाना चाहूँगा। लाइक हमारे पास पेशेंट आते हैं, इसमें हम पेशेंट्स का CA19-9 ट्यूमर मार्कर है वो करवा के देख लेते हैं। हम लोग इसमें अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं, CT स्कैन करवा के देखते हैं, MRI करवा के देख लेते हैं, और फिर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके हम इमेजिंग करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि यार यहाँ पे जो है ना पॉइंट थोड़ा सा लीजन है, तो वहाँ से जाके हम लोग सैंपल ले लेते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करके। बाकी इसके अलावा जो है अगर स्टेज 1-2 में है तो हम कोशिश करते हैं कि रिसेक्टेबल है तो उसको रिसेक्टेबल कर लेते हैं, और फिर जो है ना वो कीमोथेरापी से प्रोसीड करते हैं। या स्टेज 3-4 है तो फिर वो कीमोथेरापी जाता है या फिर पैलिएटिव जा रहा है तो फिर हम एंडोस्कोपी करके पैंक्रियाटिक में और CBD में स्टेंट डाल देते हैं, ताकि पेशेंट का जो जॉन्डिस बहुत ज़्यादा हो गया, पीलिया हो गया, तो वो पेशेंट का जो है रिलीव हो जाए, और एटलीस्ट कम से कम ये हो जाए कि आपका पेशेंट जो है ना वो सिम्टम फ्री हो जाए आपका पेशेंट। और वही वाली बात है कि आप प्लीज़ अपने ऊपर वो ख्याल रखें, डेली वॉक करें। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। आप डेली आधा घंटा, अगर 2 घंटे वॉक कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। इंशाल्लाह आप कम से कम भी 100 साल तक जिंदा रहेंगे आप, अगर आप डेली वॉक करते हैं अगर तो। आप देख लें जितने भी जो 50 ईयर्स अबव हैं और हेल्दी आज तक भाग रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे हैं, इसका मतलब कि वो अपने एक्सरसाइज पे ज़रूर वर्क करते हैं। वो ऐसे नहीं कि वो बैठे हुए हैं ऑफिस में बैठे हुए हैं, वहाँ चाय भी चल रही है, 10 कप चाय पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, फास्ट फूड भी खा रहे हैं, तो क्या होगा? आप सोचें क्या होगा उसके बाद। ऑफिस शादी में जा रहे हैं, पार्टियाँ भी चल रही हैं, बड़े बड़े खर्चे कराओगे हैं, और फिर रात को 2-2, 3-3 बजे आप सो रहे हैं। मैडम जाते जाते क्या पैगाम है आपका, डॉक्टर मरीम साहिबा प्लीज़? मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पैगाम सबके लिए ये है कि ना सिर्फ पेनक्रियाटिक कैंसर बल्कि जो जितने भी कैंसर्स की हम बात करते हैं वो कैंसर जब अर्ली स्टेज पे डायग्नोस होते हैं तो वो ट्रीटेबल कैंसर्स होते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास खुदा न खास्ता किसी को किसी भी किस्म के कोई ऐसे सिम्टम्स जिनकी हमने बात की या कोई ऐसा लंप या अल्सर है तो उनको इनकरेज करें कि वो अपने फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाएं, बायोप्सी से ना घबराएं, उससे बीमारी नहीं फैलती, और अपने आसपास के अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबको एडवाइस करें कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, स्मोकिंग के ऊपर काउंसिल करें और जितना मैक्सिमम हो सकता है अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मरियम नुमान साहिबा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, डाउ यूनिवर्सिटी से ताल्लुक था। और डॉक्टर हसन लियाकत मेमन साहब, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आपसे भी कुछ सीखा सिखाया और हमने आगे तक बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। अब डिपेंड ऑन यू कि आपने खाना पीना है, अपने लिए एंजॉय करना है, जो दिल करे अपने हिसाब से लाइफस्टाइल अपना अपनाना है, तो फिर कबाड़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फिर रुजू करेंगे आप डॉक्टर्स के साथ, फिर बहुत सारे खर्चे होंगे, फिर परेशान होंगे, पूरा घर परेशान होगा। तो सिलसिला कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं, आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है। तो सर अपनी मर्ज़ी को थोड़ा सा साइड कर लीजिए, ये सोच के कि आपके साथ आपकी पूरा कुनबा है, फैमिली है और जुड़े हुए हैं आपसे। खुश रहिए, खुश रखिए, तवक्कल अल्लाह, हुकूकुल इबाद को निभाते रहिए और अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखिए और अताअत करते रहिए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए, दुआएं कीजिए अल्लाह के हज़ूर। उसके बाद फिर देखें आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात, ज़िंदगी रही तो फिर आएंगे और फिर नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।